ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान। आप सबके भरपूर इसरार के ऊपर पहले भी एक दफ़ा ये आए थे। उस वक्त हमने रैंडमली बुलाया था। हमने सोचा था देखते हैं कि ये अगर हम इस टेंजेंट पे निकलें तो कॉन्वर्सेशन किधर जाती है। ही वाज सुपर स्मार्ट। इट्स एक्चुअली अ फैक्ट बाय द वे कि व्हेन पीपल आस्क मी हु आर योर टॉप 3-4 फेवरेट podcasts or guests, this guest particularly I always name. I always tell people, यार कोई और देखो या ना देखो, ये जरूर देखना. It's amazing and for a lot of many different reasons. But this particular season, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, I was most interested in economics, geopolitics, and then Islamic philosophy, and obviously the intersectionality of all of these three, जो कि modern day में exist करती हैं. And for that आज हमने बुलाया है शेर शाह साहब को, who's been here before as well. Sher Shah, thank you so much for being part of the show. Thank you so much for inviting me, Muzamil. It's an honor to be back. Thank you. I'm glad. पहले तो मुझे बताएं, how are you? How has things been? पिछले 1-1.5 साल हो गया है मेरा ख्याल है since we last spoke. Yeah. I mean, उस टाइम से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है. I think thanks to the podcast that I recorded. अभी तो खैर बहुत ज़्यादा लाइक यूनिवर्सिटी में लोग आते हैं, मतलब मुझे कहते हैं कि I've seen your podcast. तो फिर बैठ जाते हैं, फिर सवालात करना शुरू कर देते हैं. तो बाकी आई थिंक जब वो पॉडकास्ट एयर हुआ, जब हमने वेब पे वो देखा, तो उसके बाद फिर मैंने अपने पॉडकास्ट एक ही बार देखा, लेकिन उसके बाद मुझे ये एक ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे अपने आर्ग्यूमेंट्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए और अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक प्रिसाइज अंदाज में डिलीवर करना चाहिए. आई थिंक इन दोनों चीज़ों पे मुझे फोकस करना होगा. तो पर्सनली दैट वाज वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, मतलब आफ्टर आई रिकॉर्ड द पॉडकास्ट. और सोशल I'm glad. I think that was the first one that got that viral. क्योंकि उसके बाद तो आप multiple platforms पे गए हैं. But एकदम से इतनी ज़्यादा audience वो पहली दफ़ा आई है. And it's very interesting for a lot of people. बड़ा ये tricky होता है. Public facing spaces जो है ना, वो लोगों को realize नहीं होता. वो कहते हैं यार देखो मशहूर हो गया. बड़ा tricky होता है. Either you can go towards जिसमें आपका दिमाग खराब हो जाए, या you can go towards जो आप गए कि जिसमें आपने reflect किया और आपने कहा कि you know what, how do I be better than what I've already become. I mean, मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया it actually scares me. मुझे बहुत डराता है वो. और मैं ट्विटर पे जब था, एंड फ्रॉम देयर यू सेंट मी द ट्वीट के लेट्स डू अ पॉडकास्ट. वहाँ पे मैं एनोनिमस था बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू रिवील माय आइडेंटिटी. लेकिन तो ये हुआ कि मेरी आइडेंटिटी जब रिवील हो गई, तो आई फेल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार अब मुझे ज़रा रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात करनी चाहिए. आई कैन नॉट बी एनोनिमस अकाउंट, अ ट्रोल ऑन ट्विटर. तो आई थिंक सो आई वुड से कि सोशल मीडिया, माय प्रेजेंस देयर, इट एक्चुअली फ्रीक्स मी आउट. With great power comes great responsibility, unfortunately. Let's start the conversation. I want to just overall, primarily जो आज का मेरा focus area है वो ये है कि पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान को देखता हूँ, in a lot of ways, and recently I went to Balochistan as well, और कुछ वहाँ पे इलाके ऐसे हैं जो कि आपको literally, आप जब Stone Age के बारे में सोचते हैं, तो आपको वो Stone Age की ही याद दिलाते हैं. और it's very interesting because बॉर्डर के वो बिल्कुल पास हैं, ईरान के बॉर्डर के. तो आप सोचते हो जनरली आपको जो हायर अप्स हैं वो ये देते हैं कि यार ये देखो एक्चुअली ना ये इतना दूर है, इतना रगेड है, इतना डेजर्ट जैसा इलाका है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना बड़ा मुश्किल है. बट देन देयर इज अ लाइन ऑफ द बॉर्डर, एंड बॉर्डर की लाइन के 2 किलोमीटर उस तरफ जब आप ईरानी एक छोटे शहर को देखते हैं जो कि सैंक्शन शुदा एक मुल्क है, और आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं और सफाई देखते हैं, तो आपका माइंड ब्लो हो जाता है. एंड सो यू क्लियरली रियलाइज कि ये मसला हमारा है. एंड सो Pakistan, unfortunately, we talk about economics, we talk about a lot of different things, but increasingly आजकल मेरे जो प्रोग्राम पे गेस्ट्स आ रहे हैं वो बात करते हैं कि we need a new social contract, people wise. जो पाकिस्तान की political economy है उसमें बड़े chaotic situation है, और लोग जो हैं वो नाला हो चुके हैं, और उसकी वजह से हमें certain emergence of chaotic instability नज़र आ रही है, जिसमें केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर अनरेस्ट होती हुई आपको नज़र आ रही है. एंड सो डर लोगों को बहुत ज़्यादा होता है. कॉन्स्टेंटली हमारा एक फियर होता है दुनिया में, और बहुत सारी कंट्रीज या नेशन स्टेट्स को शायद ये फियर नहीं होता, बट वो एक फियर होता है जी, पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा. एंड दैट गॉट मी थिंकिंग, पाकिस्तान या कोई भी नेशन स्टेट कैसे इतने आसानी से टूट सकती है, जब वो एक कोई आइडेंटिटी होती है ना उसकी, कोई कोई समथिंग दैट पुल्स देम टुगेदर. And when I look at Pakistan, unfortunately, I don't see a modern Pakistani identity. It's very confusing. Sometimes we're looking at 1,000 years ago, sometimes we're looking at our own region. And I believe कि जब तक आप उस nation state की, अगर आपने ये मान लिया कि वो nation state exist करती है, और उसमें अगर आप nationalistic या patriotic sentiment लेकर आना चाहते हैं,
तो उसकी कोई ना कोई मॉडर्न आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए. So that was the principal question, and what I want to identify today is, can Pakistan have a modern Islamic or Muslim identity, or whether that has to be Islamic or Muslim, or whether that can be not Islamic or Muslim at all, and what could that identity potentially look like? So I just want to start with just this basic question. कि मॉडर्न आइडेंटिटी अगर हम बात करें कि एक मॉडर्न आइडेंटिटी बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज की होती है, व्हाट इज मॉडर्न आइडेंटिटी जो कि पोटेंशियली पिछले 100 साल में इमर्ज की है, एज नेशन स्टेट्स हैव इमर्ज्ड एज वेल. या आई थिंक अच्छा, इसका बहुत ही लंबा आंसर हो सकता है और इसमें बहुत से सब टॉपिक्स हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं विद टाइम. लेकिन फॉर नाउ आई से दिस कि मॉडर्न आइडेंटिटी आज के ज़माने में ये है कि तो चूँकि नेशन स्टेट्स अभी बन गई है तो बीइंग अ सिटीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो यू मस्ट बिलोंग टू अ स्टेट एंड यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ वन स्टेट या टू. तो लेकिन अगर हम इस मॉडर्न जो अभी ज़माना है, मॉडर्न इपोक, इससे अगर पहले जाएं तो उसमें ना सिटीजनशिप था, ना इस तरह का वो एक सेंट्रलाइज स्टेट थी जो सबको कंट्रोल करती थी वगैरह. तो वो ना ही उस तरह के स्ट्रिक्ट बॉर्डर्स थी. तो अभी ये जो शिफ्ट आया है ये आइडेंटिटीज़ में या सोशल कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन में इन द फॉर्म ऑफ द मॉडर्न स्टेट, ये असल में हुआ वेस्ट में. सो इंग्लैंड में, फ्रांस में. आई थिंक ये अगर हम इसे हिस्ट्री देखें तो 1200 के बाद ये 1100 के बाद ये डेवलपमेंट शुरू हुई कि जिसमें रिलीजियस जो डिनोमिनेशंस थी वो कमज़ोर होने लगी. और जब चर्च की पावर कमज़ोर होने लगी तो सेकुलराइज्ड आइडेंटिटीज़ और सेकुलराइज्ड टाइप ऑफ डिविजन्स शुरू हो गई. तो यही वो दौर था, इसको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन यही वो दौर था कि जिसमें नेशन स्टेट इमर्ज हुई. तो इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी वगैरह. और फिर वहाँ से कॉलोनियलिज्म का जो वेंचर शुरू हुआ इन अफ्रीका, इन द अमेरिकाज एंड हियर इन एशिया एज वेल. फिर यहाँ पे वो जो 600-700 साल से जो एक प्रोसेस चल रहा था ऑर्गेनिक वेस्ट में, वो जब फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचा तो कॉलोनियल एरा में वो यहाँ पे रेडीमेड तरीके से यहाँ पे इम्पोज हुआ. तो अब नेशन स्टेट या नेशनल आइडेंटिटी या नेशनलिज्म एज अ फॉर्म ऑफ सोशल या कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, वो वेस्ट में कंफर्टेबल है. लेकिन लाइक यू सेड वेरी राइटली कि पाकिस्तान में वी फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल विद मतलब पाकिस्तानी आइडेंटिटी या नेशनलिज्म. और उसकी तो एक रिलीजियस वजूहात है, मतलब रिलीजियस आर्ग्यूमेंट भी मोबिलाइज हो सकता है. रिलीजियस साइड से बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स लोग कर सकते हैं कि नेशनलिज्म इज एंटीथेटिकल टू इस्लाम वगैरह. लेकिन दूसरी अगर प्योरली सेकुलर लेंस से भी देखें तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी की हिस्ट्री, मतलब दैट इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स. वी डोंट नो हाउ टू डील विद दिस, राइट. तो या तो द पॉइंट, लाइक द मेन पॉइंट हियर इज के जिस आइडेंटिटी को हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, this is not a product of our organic history. It is something that we unfortunately have been forcefully imposed on us. Right, तो makes sense. इसके ऊपर before we get into that, you mentioned colonization, particularly के वेस्टर्न पावर्स आई, उन्होंने आके पूरी दुनिया को टेक ओवर किया और फिर जाते हुए उन्होंने रैंडम नेशन स्टेट्स बना दी. एंड सो उसको जब मैं देखता हूँ ना, व्हाइल आई वाज स्टडीइंग पाकिस्तान आइडेंटिटी एज वेल, तो मुझे ये वाले सिमिलर प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी जगहों पे नज़र आए, पर्टिकुलरली जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ आपको मॉडर्न डे में नज़र आते हैं, जैसा कि पाकिस्तान तो है, लेकिन मिडल ईस्ट में भी ये बड़े मसले हैं कि यार आपके लेट्स से ईरान है, तो ईरान में उनकी जो ईस्टर्न साइड है, वहाँ पे बलोच एग्ज़िस्ट करते हैं. अफ़गानिस्तान में ऊपर कहीं ताजिक हैं, कहीं उज़्बेक हैं, सो एथनिक आइडेंटिटीज़ फ़र्क हैं, नेशनल आइडेंटिटीज़ फ़र्क हैं, एंड सो देयर आर अ लॉट ऑफ दीज़ डिफरेंट आइडेंटिटीज़ एंड दे हैवंट, वो रिकंसिलिएशन नहीं हो पा रही, राइट? इवन अफ्रीका के अंदर मैं आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू अफ्रीकन्स रिसेंटली, और मुझे ये बता रहे थे कि वो जो रैंडम नाइजीरिया है फॉर एग्जांपल, तो उसमें 3 डिफरेंट ट्राइब्स हैं, लेकिन आधे ट्राइब्स जो हैं, एक ट्राइब ऐसा जो नीचे की तरफ है, वो आधा नाइजीरिया में है, आधा किसी और कंट्री में है, तीसरा किसी और कंट्री में. एंड सो यू रैंडमली ब्रोक people across random arbitrary lines, and that created a lot of confusion. What I want to understand is, again, that principal question, कि एक ओरिजिनल कार्डिनल सिन को सॉल्व करने के लिए, कि मतलब वो सिन हो गया, या तो आप जाके उस सिन को फिक्स करो और आप कहो कि यार कोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं सेट कर देता हूँ, या मैं कहता हूँ कि यार अब सिन तो हो गया, तो हाउ डू आई मेक डू विद व्हाट आई हैव एंड आई ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, राइट? एंड दिस इज समथिंग जो कि रिसेंटली इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर मेरी कॉन्वर्जेशन हुई, और उसके ऊपर बड़ा वो दो किस्म की राय इसी वजह से थी, बिकॉज यू गॉट वन टाइप्स ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स जो कि कह रहे हैं कि यार अब बैंकिंग तो रियलिटी है, डेट रियलिटी है, तो हाउ डू वी रीफ्रेम इट. And then there is another emerging side जो ये कह रही है कि नहीं, we need to begin to think about. I'm not saying reject banking as it is. You have to live in the world.
we have to start thinking about a post-banking world that is closer to the core ideology of what Islam actually talked about. So I want to understand, um, are we? I mean, when we get into the idea of Pakistani identity, is having an identity in this current framework even practical, if that makes sense? अगर आप अपना एक डिजिटल पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो मैं अपनी डिजिटल मीडिया मास्टर क्लास लॉन्च कर रहा हूं जहां पर मैं आपको डिजिटल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फंडामेंटल्स सिखाऊंगा in a 2 month long live bootcamp where I will be summarizing 14 years of my experience in the field. If you're interested, you can sign up with your email on the link down below. See you there. या सो आई थिंक इसका जवाब ये हो सकता, जवाब तो इसका ये है कि आइडेंटिटी बन सकती है. मतलब वी कैन हैव ए पाकिस्तानी आइडेंटिटी दैट इज कंफर्टेबल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में भी फिट आती है ना, लेकिन ये जो आइडेंटिटी है ये इट डज नॉट बिट्रे द ट्रेडिशन, इट डज नॉट बिट्रे द आइडेंटिटीज दैट वी हैव ऑन अ कम्युनल लेवल. अब वो आइडेंटिटी क्या होगी, मतलब अगर आप मुझसे पूछे कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या होगी या क्या होनी चाहिए, तो आई वुड हैव टू एडमिट माय इग्नोरेंस, आई डोंट नो कि वो क्या होगी. लेकिन पाकिस्तान की आइडेंटिटी को बनाने के लिए या इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं बता सकता हूँ. और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि डायलॉग, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, डायलॉग. और दूसरा है कि अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा देखें तो हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी वेरी इंस्ट्रक्टिव. हिस्ट्री से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी तारीख के बारे में. तो पाकिस्तान का जो टर्म था, वो चौधरी रहमत अली ने कहा था कि पाकिस्तान क्या है, वो अफगानिस्तान को भी उन्होंने शामिल किया था, पंजाब को भी और बाकी इलाकों को भी, एंड ही इवन एक्सटेंडेड टू लाइक सेंट्रल एशिया. तो उनके माइंड में वो आई थिंक वो कैम्ब्रिज में जब उन्होंने ये कहा था, तो उनके माइंड में पाकिस्तान वाज समथिंग दैट इनकैप्सुलेटेड मेनी मुस्लिम लैंड्स. ठीक है, लेकिन अब टर्म वही इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन बाद में फिर ये वो पाकिस्तान बना जो आज का है, 71 से पहले जो ईस्ट वो भी है. तो एक तो ये है कि आई हैड अ कन्वर्सेशन विद प्रोफेसर वलीद ज़ियाद. तो वो कहते हैं कि पेशावर को अगर हम देखें या पश्तून जो बेल्ट है, अगर कल्चरली देखें या लिंग्विस्टिकल या हिस्टोरिकल अगर हम देखें, तो ये जो खत्ता है इट हैज़ मोर सिमिलैरिटी विद द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. तो फॉर एग्जांपल बुखारा या अफगानिस्तान, हेरात वगैरह. और अगर हम सिमिलैरिटीज़ कंपेयर करें ये पश्तून साइड की with suppose Bangladesh, so you will find less similarities. Not that there's मतलब anything wrong with being similar to Bangladesh, but just saying कि culturally, historically अगर हम देखें तो this was never part of मतलब one set. मतलब ये कोई एक state या एक empire का हिस्सा नहीं था वो strong का. Right. Culturally अगर हम देखें तो it has similarities to other regions. And यहाँ पर तो आपने let's say पख्तून and बंगाल को compare किया ना, मैं तो even probably ये कहूँगा कि there is less similarity between let's say Punjab and KP than there is with Punjab and let's say Indian side of Northern India का जो पूरा है linguistically, culturally. फिर आप सिंध को compare करते हैं, सिंध ज़्यादा connect करता है राजस्थान एरिया से than actually अपने नॉर्थ से, राइट? सो अगेन वो जो लाइंस हैं उसने बहुत कन्फ्यूजन ड्रॉ कर दी, वेयर अब वही वाली बात है कि या तो अगर आप इन लाइंस को कनेक्ट करके रखते हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट सेंसिटिव टाइप ऑफ वो कि यार व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज इन अ लॉन्ग इनफ टाइमलाइन, जिसमें शायद बैल्कनाइजेशन ऑल अक्रॉस हो, जिसमें जो है ना कंप्लीटली रीड्राइंग ऑफ लाइंस हो. बट एट द वेरी लीस्ट अगर आप ये मानते हैं कि चलें ठीक है यही नेशन स्टेट्स हैं और अब ता कयामत यही नेशन स्टेट्स रहेंगी, तो फिर आपको रेडिकली रीडिज़ाइन करना पड़ेगा. एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट है ऑफ री-एजुकेशन जैसा चाइनीज़ करते हैं, वेयर यू हैव टू ब्रिंग देम टू वन सेंटर पॉइंट दैट दे कैन एग्री टू. Yeah. सो हाँ, उस पे हाँ आई थिंक तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो पाकिस्तान जब बना तो ठीक है, मतलब जिस तरह भी था. अच्छा, जिना वाज नॉट इन फेवर ऑफ जो पाकिस्तान आज का है, जो डिवाइड हो चुका है, पार्टीशन हो चुकी है. जिना डिड नॉट लाइक दिस, बाय द वे. उसने ये रिजेक्ट किया था. ही नॉट वो नहीं चाहते कि पंजाब डिवाइड हो. राइट. दैट इज समथिंग दैट इज वेरी कंट्रोवर्शियल. लेकिन द पॉइंट इज के ठीक है, पाकिस्तान बन गया और अब ये बाउंड्रीज बन गई हैं, राइट? अफगानिस्तान से सेपरेट है, राइट? इस साइड पे इंडिया है. तो 50s का जो डेकेड था, 50s का जो डेकेड था, दैट वाज एक्चुअली वेरी प्रोडक्टिव. इस पे बहुत सी डिबेट्स हुई पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन पे. उस पर मॉडर्निस्ट भी थे, रिलीजियस साइड भी थी, और ऐसे स्कॉलर्स भी थे who were like in between, like not totally from the traditional side camp या not totally fully modernist. और मैं मुस्लिम मॉडर्निस्ट की बात कर रहा हूँ, which is different than secularism.
तो जिना को भी अगर देखें, ही वाज अ मुस्लिम मॉडर्निस्ट, ही वाज नॉट ए सेकुलरिस्ट. अब ये एक पॉइंट है जिस पे डिबेट हो सकती है, एंड सो आई मीन आई कैन डिबेट ऑन दिस, बट द पॉइंट इज के 50s के टिकट में बहुत सी डिबेट्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन पे और आइडेंटिटी पे. लेकिन आई थिंक वो जो डायलॉग था इस अर्ली ईयर्स में, जिसमें सारे थे, मतलब लिटरली सारे मकतब फ़िक्र के लोग इस पे डिबेट कर रहे थे, वो डिबेट मेंटेन नहीं हो पाया. मतलब आई थिंक पार्टली बिकॉज ऑफ डिक्टेटरशिप्स जो बहुत बार आई, तो उसमें वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाया कि अभी ठीक है ना, तो इस जो पाकिस्तान का रीजन है ना, इसकी कोई कलेक्टिव हिस्ट्री है दैट गोज बैक सम सेंचुरीज, और ना ही फिर इसमें जो अर्ली ईयर से उसमें सस्टेन तरीके से कोई डिबेट हो पाई इस पे. तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर लैकिंग, विच इज़ व्हाई इन द बिगिनिंग मैंने ये कहा कि हमें डायलॉग की ज़रूरत है. अभी तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं. मतलब अगर आप 50s में जो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट्स हो रही थी, जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी थे, द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट दे वर आर्गिंग फॉर आर लाइक अनइमेजिनेबल, राइट. हम बहुत दूर चले गए हैं क्या कहते हैं, फ्रूटफुल फेज में, जिसपे कंस्ट्रक्टिव फेज है. एग्जैक्टली. वी आर्ग्यू अ लॉट अबाउट, अभी आपने पहले भी कहा कंट्रोवर्शियल के जिन्ना सेक्युलर थे या इस्लामिक थे या क्या था. आई वांट टू आल्सो टेलर, देयर आर अदर नोड्स एज वेल. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये भी मसला हुआ ना कि बस हमने जिन्ना ही बना दिया. जिन्ना वाज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान वाज जिन्ना, एंड देन बाकी कोई था ही नहीं. हालांकि बहुत सारे डिफरेंट नोड्स थे. जिन्ना वाज द फेस, बट अ लॉट ऑफ अदर पीपल एक्चुअली उस आइडियोलॉजी का पार्टिसिपेंट थे. Have you studied Sir Syed Ahmad Khan and Shah Waliullah particularly? या आई हैव रेड द हिस्ट्री और कुछ हद तक उनकी फिलोसफी भी. I'm curious, what are your thoughts on that? Because my understanding is not in a nationalistic lens, but in terms of modern Islamic thought. ये दोनों के दोनों मॉडर्निस्ट थे in terms of how they view the identity. क्योंकि उस टाइम के ऊपर तो आइडेंटिटी नेशनलिस्टिक थी ही नहीं. एक इंडिया था और उसमें जो ये इस रीजन के लोग थे उनको आपने एक आइडेंटिटी देनी थी. that was a sub identity to the primary identity of being Indian, right? So उस उस फ्रेमवर्क में what was the thought process of, let's say, Sir Syed Ahmad Khan and Shah Waliullah, जिनका जो my हाँ. understanding is they were around the same timeline present in अच्छा, इसमें आई थिंक 3 पॉइंट्स हैं. पहला तो ये कि शाह वलीउल्लाह वाज 100 years, almost like 100 years before Okay. और we cannot categorize him as a modernist. I think he was a thoroughgoing traditionalist. दूसरा ये कि अगर हम अब बात हो रही है मुस्लिम मॉडर्निज्म की, एक तो पहला पॉइंट था कि टू आर डिफरेंट. दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम मुस्लिम मॉडर्निज्म जिसकी शुरुआत होती है सर सैयद अहमद खान से, आई थिंक आर्ग्यूबली पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इस्लामिक मॉडर्निज्म की शुरुआत सर सैयद से शुरू होती है. अब यहाँ पे हम पॉज करेंगे और मुस्लिम मॉडर्निज्म को ज़रा समझेंगे ताकि आइडिया क्लियर हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दिस इज लाइक एथियज्म या सेकुलरिज्म. तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इट्स नॉट सेकुलरिज्म. अगर आप मुस्लिम मॉडर्निस्ट लिटरेचर को देखें तो वो एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि वी अपोज सेकुलरिज्म. और इसके लिए यू कैन रीड फजलुर रहमान, वो मौलाना साहब नहीं, वो फजलुर रहमान वाज ए मुस्लिम मॉडर्निस्ट who died I think in 1988. वो पाकिस्तान के आई थिंक दी foremost मुस्लिम मॉडर्निस्ट थिंकर. और उनका ही ओपनली सेड, एंड दिस नॉट एक्सक्लूसिव टू पाकिस्तानी मुस्लिम मॉडर्निस्ट. आई थिंक हाँ, मोरक्को में एक स्कॉलर गुजरे हैं मुस्लिम मॉडर्निस्ट, जाबरी उनका नाम है. मतलब ही इज़ लाइक द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री. और वो भी ही ओपनली सेड कि सेकुलरिज्म इज़ नॉट टेनेबल हियर इन द मुस्लिम वर्ल्ड. और उन्होंने बाकी इस पर किताबें लिखी हैं, आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए. तो द पॉइंट इज के दे वर नॉट इन फेवर ऑफ एथियज्म या सेकुलरिज्म. लेकिन सर सैयद के बाद या उनसे ही स्टार्ट होता है. वो उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि कुरान जो है, कुरानिक स्पिरिट, वो मुसलमान उसे मतलब भूल गए हैं और यही वजह है कि हम अभी जवाल का शिकार हो गए. बिकॉज सर सैयद उस एरा में थे जब 1857 की जो जंग आज़ादी थी वो दैट वाज क्वाश्ड एंड देन मुस्लिम्स वर इंटायरली मतलब पॉलिटिकली सब्जुगेटेड. तो सर सैयद उस पॉइंट पे थे कि मुस्लिम्स वर बीइंग मतलब लिटरली devastated on every scale, every level, economic भी, political भी, militarily भी. तो अब वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश जो एम्पायर बन गई है, राइट, जिसको दारुल इस्लाम समझते, इवन उलमा इसको दारुल इस्लाम समझते, ब्रिटिश इंडिया जो थी, अभी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बन गई है, तो इसको हम नेगोशिएट किस तरह करें. तो वो चाहते थे कि मुसलमानों के जो हालात हैं उनको ज़रा बेहतर करें. तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि यार ये जो वेस्टर्न साइंसेस आ रही हैं वहाँ से, ये ब्रिटिश इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको हमें, ये तो इंटेलेक्चुअल चैलेंज है, इसको हमें नेगोशिएट करना है और कुरान और साइंस को हमें वो सिंथेसाइज करना है.
बाकी उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि कुरान में जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जैसे कि सोशल जस्टिस, इक्वालिटी वगैरह वगैरह, ये दिस इज समथिंग दैट वी शुड आर्ग्यू फॉर। और बाकी वो लीगल जो ट्रेडिशन 1300 साल से चलती आ रही थी वो उसको इतना नहीं मानते थे। हदीस की भी वो ज़्यादा क्रिटिकल थे, बस वो कुरान पे फोकस करते क्योंकि कुरान इज समथिंग दैट वी शुड स्टडी वेरी वेल वगैरह। अब अर्ली मॉडर्निज्म और लेट मॉडर्निज्म में भी फ़र्क है। लेट मॉडर्निज्म 1930s के बाद जो बनता है, और इट टेक्स अ रेडिकल टर्न आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो अर्ली मॉडर्निज्म अगर हम देखें तो अर्ली मॉडर्निज्म और उलमा स्कॉलरली क्लास जो थी वो ज़्यादा क्लोजली अलाइंड है, मतलब उनके अक्सर एक ही टीचर हैं, राइट। तो सर सैयद अहमद और कासिम ननोतवी जो देवबंद के फाउंडर हैं, कासिम ननोतवी एंड राशिद अहमद गंगोही, ये दोनों देवबंद के फाउंडर हैं। इन तीनों का ये तीनों एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, दिल्ली कॉलेज, और इनके एक ही टीचर भी थे, आई थिंक। अच्छा, तो अर्ली मॉडर्निज्म में उलमा हो या मॉडर्निज्म हो या मॉडर्निस्ट हो, सारे पॉलिटिकली पैसिव है, मतलब वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म को इतना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो अभी 1857 का मतलब हुआ है हुँ, और अभी हालात बहुत ही सख्त हैं। हुँ, तो 1885 में जब कांग्रेस बनती है तो सर वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट। वो वजह और थी कि वो वहाँ पे हिंदू डोमिनेंस ज़्यादा थी, लेकिन वो पॉलिटिक्स को इस तरह से ब्रिटिश को कन्फ्रंट करना, दैट वाज समथिंग ही डिड नॉट लाइक। और ये उलमा भी कर रहे थे। आई मीन राशिद अहमद गंगोही साहब जो देवबंद के फाउंडर हैं, उन्होंने 1857 की जंग में हिस्सा लिया, ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन बाद में जब वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बन गई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये दारुल इस्लाम है और इसमें हमें खुरूज नहीं करना चाहिए। सो उन्होंने ये रियलिटी मतलब एक्सेप्ट की कि ब्रिटिश जो एम्पायर है वो इट इज़ हियर टू स्टे। सर सैयद का भी ये पर्सपेक्टिव है कि ब्रिटिश आ गए हैं एंड दे आर गोइंग टू बी हियर फॉर लाइक आई डोंट नो हाउ लॉन्ग। ठीक। अब अर्ली मॉडर्निज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं कि इस्लाम जो है, इस्लाम मॉडर्निटी के साथ, जदीदियत के साथ कन्फॉर्मिटी में है, मतलब इस्लाम भी प्रोग्रेस कर सकता है मटीरियली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। ठीक। और वो ओरिएंटलिस्ट जो हैं उनसे इस बात पर डिसएग्री करते क्योंकि ओरिएंटलिस्ट ये कहते थे कि इस्लाम के पास वो कुव्वत ही नहीं है, वो सलाहियत ही नहीं है कि वो जदीदियत के साथ अलाइन हो। और मुस्लिम मॉडर्निज्म जो मॉडर्निस्ट जो थे सर सैयद, वो बाकायदा किताबें लिखते थे ओरिएंटलिस्ट को रिफ्यूट करने में कि नहीं, इस्लाम में वो सलाहियत है कि वो मॉडर्निटी के साथ, वक्त के साथ साथ वो डेवलप हो। लेकिन उसके लिए दे हैड टू अटैक द लीगल ट्रेडिशन जो हनफी फेक और शाजू या हदीस ट्रेडिशन जो शुरू से चलती आ रही थी। अब अर्ली मॉडर्निज्म जो है यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मतलब बैक एंड फोर्थ बिटवीन उलमा, उतना रेडिकल डिवीजन नहीं है। लेकिन पोस्ट कॉलोनियल एरा में जब पाकिस्तान बना, उसमें जैसे ही साल गुजरते जा रहे हैं उलमा और मॉडर्निज्म के दरमियान डिवीजन ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत सख्त हो रहे हैं। तो उसकी एग्जांपल है कि फजलुर रहमान जो थे वो आई मीन ही हैड टू लीव पाकिस्तान आई थिंक इन द 60s क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी थी। लेकिन मैंने जो पढ़ा है इट वाज नॉट बिकॉज ही रोट अ बुक दैट वाज वेरी ऑफेंसिव टू द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग। वो असल में वो अयूब खान की गवर्नमेंट के साथ क्लोजली अलाइन हो गए थे। तो अब अयूब खान वाज नॉट अ फैन ऑफ द उलमा, ही रियली देम। अब अयूब खान अगर मीडिया को बैन भी कर रहा है ना, तो वो फजलुर रहमान के थ्रू बैन कर रहा है। फजलुर रहमान बाकायदा कुरान से आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहा है कि मीडिया को बैन करना चाहिए फलाही, कौम की फलाही के लिए वगैरह। तो दैट वाज समथिंग दैट द उलमा रियली हेटेड कि एक तो ये मॉडर्निस्ट है, राइट, हेरेटिक है। दूसरा ये कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो वो स्पॉटलाइन पे थे, तो उनकी किताबें भी स्पॉटलाइन पे थी, एंड दैट वाज व्हाई द ट्रेडिशनल उलमा रिवोल्टेड वेरी हार्शली। तो बाद में जो सीन बनता है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में, तो मॉडर्निज्म और उलमा में ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान की आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो उस पर इतना कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं हो पाया क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स इतना शामिल हो गया था कि मतलब इट वाज ऑल जस्ट स्पीकिंग ओवर ईच अदर। लेकिन अर्ली मॉडर्निज्म और उलमा इसमें बहुत सी एक 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 प्रोडक्टिव फेज था जिसमें बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन अगर आप 40s के बाद भी तारीख देखें, 1940 से लेकर 47 तक बहुत ही कैओटिक है, बहुत ज़्यादा कैओटिक है। लोगों को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान की बाउंड्री क्या होगी, एंड दिस इज समथिंग वी कैन एक्सप्लोर लेटर। लेकिन किसी को क्लियरली अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान की बाउंड्री क्या होगी। और आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे तो बात की बात राइट। है। सो दिस इज लाइक अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम मॉडर्निज्म एंड Make ट्रेडिशनल साइड। makes sense. In this particular conversation, I want to focus on the Muslim modernism. I mean, this identity is like इसके ऊपर पूरी कॉन्फ्रेंस करवा सकता है इंसान और सुबह से रात तक बात कर सकता है. So there is so many facets, and I want to focus on the Muslim identity part of it. um, एक तो मुझे ये बताइएगा कि जो आपने कहा कि right after partition you had modernists. In fact, they actually had a lot of power as well.
अप अंटिल 60s, राइट, कि वो डायरेक्टली स्टेट से बड़ा क्लोज थे और वो एक मॉडर्न स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे, राइट और रॉन्ग, डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म इररिस्पेक्टिव, वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमें पता है कि भुट्टो वाज आल्सो इन अ लॉट ऑफ वेज वो मॉडर्न इन आई डोंट नो कि आप उसको भुट्टो वाली साइड जो है वो क्या करेगी। मैंने भुट्टो को ज़्यादा स्टडी नहीं किया कि वो सेक्युलर था या वो क्या था, लेकिन ये कि वी नो दैट ही मेड ओआईसी, वी नो दैट ही वाज वर्किंग अराउंड एक सॉर्ट ऑफ wider Muslim identity. Um, and then simultaneously, he had direct clashes with the ulama, and then there were a lot of that happened during his time as well. And so, while Ayub was an authoritarian leader who imposed a um, a modernist view of Islam, and then used that definition to do a lot of his politics, वो पूरी चीज flip हुई with Ziaul Haq, and he then went the other way, right? Um, what I'm trying to understand here is कि इस तमाम चीज़ के दरमियान में ये चीज़ आइसोलेशन में नहीं हो रही थी, लाइक ये पाकिस्तान की नेचुरल एवोल्यूशन नहीं थी। इसके अंदर एक पैन इस्लामिज्म का कॉन्सेप्ट था। इसमें एकदम से जो है ना, देयर वाज अ लॉट ऑफ money that a lot of the Middle Eastern countries were getting. They had a lot of their own politics happening between, let's say, Iran and Saudi. And so, from let's say 80s till early 2000s, we saw a lot of that patronage, जिसको मैं कहूँगा, चाहे वो आप फंडिंग की शक्ल में कहें, चाहे आप वो कहें कि they were able to build the North Star, and then a lot of our यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर्स थे जो कि उस नॉर्थ स्टार को मार्केट में बेच रहे थे। आज की रियलिटी बड़ी फ़र्क है। आज you've got the Middle East that is aggressively modernizing itself in the right or wrong way, I'm not gonna argue that, but वो patronage in a lot of ways seems to be coming to an end. And similarly, even ईरान की साइड के ऊपर अगर आप recent उसमें देखें तो even their new president is a modernist. They've been giving a lot of concessions compared to the historical understanding of कि ईरान कैसा है और ईरान क्या करता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो भी कहीं न कहीं इट सीम्स लाइक कि जो उनकी फंडामेंटलिस्ट व्यू ऑफ हाउ द सोसाइटी शुड बी रन, वो थोड़ा इवॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड सो दैट पैट्रनेज सीमिंगली इज़ नाउ रिड्यूसिंग। एंड इस बैकड्रॉप के साथ आई वांट टू अंडरस्टैंड पोटेंशियली कि ये जो बैटल है बिटवीन मॉडर्निस्ट्स एंड फंडामेंटलिस्ट्स, एंड अगेन यहाँ पर मैं सेक्युलरिस्ट्स एंड जो ज़्यादा डिबेट होती है ना सेक्युलर और इस्लामिक, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, मैं मॉडर्निस्ट और उसमें जा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर हमने देखा कि 90s में बेचारे जो थोड़े बहुत मॉडर्निस्ट थे उनको गोलियां मार दी। जो अगर बच्चे कुच्चे कोई थे गांधी साहब टाइप के थे तो वो उनको बाहर भेज दिया। और इट्स वेरी डिफिकल्ट इन पाकिस्तान। अगेन एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के ऊपर कोई आर्ग्यू मैं नहीं कर रहा, बट आई जस्ट वांट टू एटलीस्ट आप वो कॉन्वर्सेशन तो कर सकते हो ना कि if Gandhi Saab has a different opinion, at the end of the day, he should be able to sit here and have that debate on television so that all of us simple beings can see the logic between both arguments. But unfortunately, we're not in that space. Is backdrop pe, what are your thoughts on the current state of Pakistan's, I don't know what to call it, but क्या currently do you see कि अच्छा यार सिर्फ बस वो एक ट्रेडिशनल व्यू ही है, या एक मॉडर्न साइड भी इमर्ज कर रही है, या वो स्पेस पोटेंशियली आने वाले वक्त में आती हुई आपको नजर आ रही है विद द लैक ऑफ पेट्रोनेज? व्हाट आर योर थॉट्स? या अच्छा, एज फार एज द फ्यूचर इज कंसर्न, तो आई थिंक उस पर तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा, बट वी डू नॉट हैव अ कंक्रीट आंसर। लेकिन आई थिंक अगर हम पाकिस्तान की जो, लाइक आई सेड, पाकिस्तान के जो अर्ली डेकेड है, लाइक द फर्स्ट 15 years, बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है। उसमें आपको जो पाकिस्तान उस ज़माने का था, यू विल बी शॉक्ड। और तो जैसे कि आपने कहा राइटली सो कि मुस्लिम मॉडर्निस्ट जो थे वो डोमिनेंट थे पॉलिटिकली, और वो थे जिना मुस्लिम लीग की जितनी वो लीडरशिप थी, दे वर ऑल मॉडर्निस्ट। मोस्ट ऑफ देम वर एक्चुअली ग्रेजुएट्स फ्रॉम अलीगढ़, और अलीगढ़ की बुनियाद किसी न किसी सर सैयद ने, तो और वहाँ पे तो वेस्टर्न साइंसेस पे बहुत मतलब फोकियत हासिल थी, वो उनको पढ़ते थे। तो मुस्लिम लीग की लीडरशिप वर थोड़ा गोइंग मॉडर्निस्ट। दूसरा ये कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पे जब डिबेट्स भी हो रही थी अर्ली, तो लाइक आई सेड कि इवन तो वो मॉडर्निस्ट है, लेकिन वो ट्रेडिशनल साइड के साथ मतलब वो एक मुकालमा हो रहा था, एक वो डायलॉग कर रहे थे। तो 1950s में एक स्कॉलर का ग्रुप बनाते हैं और उनको बोलते हैं, उसमें मौलाना मोहम्मद शफी भी आते हैं, देवबंद के बड़े स्कॉलर हैं। उनको बोलते हैं कि आप हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप तैयार करें इस्लाम की, ताकि हम अपने मुल्क को उस अंदाज से चलाएं। अब वो खुद मॉडर्निस्ट हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनलिस्ट को बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए ड्राफ्ट करें। अब वो बात और है कि जब वो ड्राफ्ट करते हैं तो पूरा रिजेक्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर से कहते हैं कि फिर से करें। 1952 में जब दोबारा आते हैं तो जो गवर्नमेंट थी, दे वर एक्चुअली ऑकवर्ड, दे डिड नॉट वांट टू पब्लिश दैट,
क्योंकि उसमें जो चीज़ें थी दे वर नॉट मतलब वर्दी ऑफ मेंशन उनके लिहाज से, उनका जो पर्सपेक्टिव था, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपकी जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ यूटोपियन, बहुत ही मतलब मिडीवल एरा से है, राइट। तो अब वो सही है गलत, दैट्स अप फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड। आई आल्सो डिसएग्री विद द मॉडर्न स्टेट, लेकिन अर्ली ये फेज में ये डिबेट्स हो रही थी, ट्रेडिशनल मॉडर्निस्ट पॉलिटिकल पावर में है, वो उलमा को बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए ड्राफ्ट करें कॉन्स्टिट्यूशन। और मुराद मोहम्मद शफी ने ये भी कहा था कि हमें पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में थी वो ब्रिटिश और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बनी थी। तो उसमें मुराद मोहम्मद शफी का आर्ग्यूमेंट था, वो कह रहे थे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपना इस्लामिक बनाते हैं। लेकिन वो बात और है कि मॉडर्न स्टेट का जो अपरेटस है और कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पूरी वो एक एक्सटेंसिव नॉलेज है वो ऑब्वियसली उस तरह से आम आवाम में इतनी सेचुरेट नहीं हुई थी कि उसको समझ पाए। आज हम समझ रहे हैं, आज हम बताएं कि मॉडर्न स्टेट का पूरा फ्रेमवर्क क्या है वगैरह। तो दैट वाज लाइक 50 ऑलमोस्ट 70 ईयर्स अगो। तो अर्ली जो ईयर्स हैं उन पे भी ये डिबेट्स चल रही हैं। मॉडर्निस्ट पॉलिटिकली डोमिनेंट है और 60-70s तक ही वो रहते हैं डोमिनेंट, और ट्रेडिशनल उलमा जो है दे हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल, मतलब द कॉमन पीपल। और एक आर्ग्यूमेंट हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइड जो थी वो इतने रिसेप्टिव नहीं थे टुवर्ड्स, मतलब अगर आप इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स कुछ पॉइंट्स पे वो ज़्यादा रिसेप्टिव है, लेकिन अक्सर वो इतने रिसेप्टिव नहीं थे टू अकोमोडेट द ओपिनियन ऑफ द। तो खैर ये अर्ली कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं। लेकिन बाद में जब जब भुट्टो का टाइम आता है और बाद में जब ज़िया-उल-हक के बाद, तो बिल्कुल वो इट्स लाइक नो वे टू गो बैक। तो अब तो हम उतना दूर चले जाते हैं कि रिकन्सिलिएशन का वो नहीं होता। अब जहाँ तक फ्यूचर का ताल्लुक है तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन ओनली जस्ट व्हाट आई वांट टू थिंक। टेल, फ्यूचर पे अगर हम ना भी कयास रहियां करें, हम अगर उस ज़िया-उल हक से लेके मॉडर्न टाइम तक, करंट टाइम तक देखें, उसमें एवोल्यूशन, तो वी सॉ दैट ज़िया-उल हक टाइम, उस पे लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि यार हम बहुत फार राइट पे चले गए, राइट, रिलीजियसली। उसके बाद फिर देन वी हैड मुशर्रफ एज वेल, वी बीन फ्लिप फ्लॉपिंग एंड पिंग पोंगिंग ऑन डिफरेंट साइड्स। जो मेरा मसला आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि देयर इज नो रियल अंडरस्टैंडिंग, सो इट्स नॉट ड्रिवन बाय लॉजिक। ऑल ऑफ दिस एवोल्यूशन इज नो लॉन्गर ड्रिवन बाय लॉजिक, जिसको आप एकेडमिकली जाके देखें और कहें कि अच्छा यार ये साइड ये कह रही है, ये साइड ये कह रही है, दरमियान का रास्ता ये है। इट्स वो इतना बट गए हैं, जो हमारी पहले लास्ट टाइम भी कॉन्वर्जेशन हुई थी कि द एक्चुअल फंडामेंटल फलसफा जो है वो खत्म हो चुका है और अब लार्जली पॉलिटिक्स रह गई है, राइट। इट्स लॉट ऑफ पॉलिटिकल वाह। कैंप्स एंड पावर ग्रुप्स जो कि कह रहे हैं कि यार अब छोटी सी मिसाल उसमें ये है कि अगर तो रिलीजियस क्लर्जी कहता है कि यार इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए है और स्टेट सेक्युलर नहीं हो सकती, तो फिर रिलीजियस क्लर्जी हैज टू लेट गो ऑफ द राइट टू बी फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, जो कि पाकिस्तान में our religious structure is purely independent, right? So it's from the mosque to the seminary to this and that. फिर आप क्या करेंगे, आप वो राइट पूरा का पूरा उठाएंगे और वो उठा के स्टेट को देंगे और फिर स्टेट उसको रेगुलेट करेगी, राइट। और जब स्टेट उसको रेगुलेट करेगी तो आप अपनी पावर को रेडिकली रिड्यूस करेंगे। सो यू कांट हैव अ बिट ऑफ बोथ के वी वांट एन इस्लामिक स्टेट दैट इज टॉप डाउन इस्लामिक, but we'll only have it when I personally am the one who's at the top and making all the decisions, right? You have to, if your argument is that that the state and all facets of it are Islamic, and you've also agreed to, let's say, because you don't have an agreement on khilafat ke khilafat ka mechanism kya hoga, so the agreement is कि democracy पे ही होगी, so then let go of that power, let the government then regulate, the government will decide कि जो nodes हैं वो किस तरह से change होंगे, government जो है वो एक central singular identity define करेगी कि भाई हमारे हमारे इस्लाम एक इस्लाम हो सकता है, उसमें sects नहीं हो सकते, उसमें different definitions नहीं हो सकती, so it becomes very Middle Eastern in a lot of ways, and it becomes very ruthless in a lot of ways for a lot of the religious clergy itself. And so मेरे लिए बड़ी confusion है कि यार ये तो okay, let's have an Islamic state. Personally, I'm all for an Islamic state. मेरे हिसाब से a purely Islamic state as it should be will have a lot less problems जो कि इस वक्त एक डेमोक्रेटाइज्ड वर्जन में एग्जिस्ट कर रही हैं, वेयर एवरीबॉडी कम्स अप एंड डिसाइड्स कि नहीं ये डेफिनेशन है, मतलब खैबर से कराची तक हर शहर, हर कस्बे, हर जिले की एक अपनी डेफिनेशन है ऑफ व्हाट इस्लाम इज, ऑफ व्हाट पाकिस्तान इज, ऑफ व्हाट सोसाइटी इज, एंड वो उसके हिसाब से जो है ना चल रहा होता है। या आई थिंक इसमें मुजम्मिल, आई थिंक अगर आप इसको सोचे, अगर इस पर सोचे तो आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम विद द ऑर्गेनाइजिंग पावर ऑफ द मॉडर्न स्टेट. I don't think you necessarily have a problem with people having different opinions on a particular topic. It's just
मॉडर्न स्टेट की जो ऑर्गेनाइजिंग पावर है, हुँ, मतलब सुल्तनत में सेक्ट्स थी, राइट, हुँ, मुख्तलिफ लोग थे, बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी रह रहे थे, लेकिन उसमें यह था कि द सुल्तनत हैड बेयरली एनीथिंग टू डू, जो लोग जिस तरह रह रहे हैं या वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह मतलब जी रहे हैं, कल्चर को किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मॉडर्न स्टेट में ये है कि आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट है, एक एंटिटी है जो आपके लिटरली अगर आप सोचें तो आपकी ज़िंदगी के हर एक मूवमेंट को वो रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, हुँ, राइट। वो सर्वेलेंस है, आपको एक ख़ास अंदाज में ट्रेन करना है तो उसके लिए एजुकेशन है, राइट, यू हैव टू बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव वगैरह। तो आई थिंक अगर हम ये इस इक्वेशन से अगर हम मॉडर्न स्टेट की ऑर्गेनाइजिंग पावर को हटा दें और लोगों को बोले कि यार एक डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से पावर को हम डिसेंट्रलाइज करें और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मतलब लोग रहेंगे, आई थिंक यू विल फाइंड दैट मतलब मोर एक्सेप्टेबल। मसला मसला तब आता है जब मॉडर्न स्टेट की एंटिटी होती है और उसको उसको आपने बाउंड्री दी है और आपने ये लॉजिक बनाया हुआ है कि बस इस खत्ते मतलब विद इन द बाउंड्री जो लोग रह रहे हैं उनको they must negotiate everything even though they're culturally historically different, they have nothing in common. You have forced a boundary on them और उस पर आपने लीज छोड़ दी कि बस आप आपस में डिसाइड करें, नेगोशिएट करें और अपने लिए कानून बनाएं। सो ऑब्वियसली यू विल सी मतलब फार फ्लंग आर्ग्यूमेंट्स, कोई उस साइड पे जाएगा, कोई उस साइड पे जाएगा। तो आई थिंक मॉडर्न स्टेट का जो इम्पोजिशन है, ये मॉडर्न स्टेट का जो लॉजिक है ऑफ ये ऑर्गेनाइजिंग पावर वगैरह और जिस तरह से लोगों को वो एक खत्ते में बंद करके उनको बाकायदा ये लॉजिक इम्पोज करता है कि आपने अब अपने अपने आइडियाज को निगोशिएट करना है और एक नेशन बननी है। तो हुँ, आई थिंक दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अब हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो ड्यूरल लाइन बना हुआ है, राइट, अगर आप 1890s 1900s 1860s 70s में देखें तो यू विल सी कि कोई इस तरह का कोई बॉर्डर नहीं है। मतलब जो अभी आपने पहले ही बात की कि वी आर फोर्स्ड इनटू दिस बाउंड्री। तो यहाँ से पेशावर में जो स्कॉलर्स हैं दे हैव इन्फ्लुएंस ओवर द किंग ऑफ बुखारा, बाय द वे, क्लियरली वो उनके बकायदा स्टूडेंट बने हुए हैं एंड लाइक दिस इज लाइक 1800s वगैरह। हुँ, अगेन कल्चरली लोग डिफरेंट हैं, लिंग्विस्ट हिस्टोरिकली उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, एक कॉमनैलिटी है मजहब की, विच इज़ फाइन, बट अगेन मजहब इज़ नॉट द ओनली फैक्टर विच कंस्टिट्यूट्स योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, हुँ। राइट। तो आपने वो मॉडर्न स्टेट के लॉजिक में आपने अब उस खत्ते में बंद करके लोगों पे इम्पोज कर दिया है कि बस आपने अब वो करना है, नेगोशिएट करना है। सो आई थिंक दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। तो आई थिंक अगर ये ऐसा फ्रेमवर्क बन जाए पॉलिटिकली जो कि इतना इम्पोजिंग ना हो, इतना सेंट्रलाइजिंग ना हो, तो आई थिंक वी वुड नॉट हैव these sort of problems that we डू यू used थिंक देन अगेन इसमें जो ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने बताया, अगेन इस पे भी हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। ड्यूरल लाइन के ऊपर अफ़गानिस्तान से कॉन्स्टेंटली आता रहता है कि जी वो कोई क्लियर स्टांस नहीं लेते, वो मॉडर्न लाइन्स को नहीं मान रहे और उसके अंदर पॉलिटिकली या जियोपॉलिटिकली बड़ा एक मसला आता रहता है। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो तो पॉपुलेशन की है, राइट? सो अभी जिस तरह अभी जो पिछले दिनों मसले आए कि यार पासपोर्ट के ऊपर लोगों ने लाइनें बैन लगा दिए, ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगा दिए, अफ़गानियों को उठा के आपने निकाल दिया फॉर गॉड अलोन नोज़ व्हाट रीज़न। अम यूरोप को देख के मुझे पर्सनली नज़र आता है कि Mhm. जी उन्होंने पहले वो एक टाइम था जब उन्होंने कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश की कि यार वो एक मतलब वो लड़ते रहे ना, वो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दे वर केप्ट ऑन फाइटिंग एंड दे केप्ट ऑन ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर बाउंड्रीज। तो वो भी उन बाउंड्रीज के खाते में थे कि यार मतलब वो जो मुझे मॉडर्न डे पाकिस्तान का प्रॉब्लम नज़र आता है या इस रीजन का प्रॉब्लम नज़र आता है कि वो इंडियंस कहते हैं कि हम हिंदुत्व ग्रैंड इंडिया बनाएंगे, पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं जी हम जो है वो बनाएंगे। अच्छा, ₹1.5 का कोई काम नहीं करता, ठीक है? अपने मुल्क मैनेज नहीं हो रहे, हालात मैनेज नहीं हो रहे, लेकिन बस ये ख्वाब है कि मैं सब कंट्रोल कर लूँगा एन आर्बिट्रेरी लाइन। इट डज़न्ट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, राइट? Eventually Europe evolved out of it and they were like भाई छोटे मुल्क बना लो, डज़न्ट रियली मैटर। बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपका है, आपका रीजन है, आप उसको अगेन सो इन लॉट ऑफ वेज यूरोपियन यूनियन के लेंस में आप देखें तो उन्होंने डेमोक्रेटाइज कर दिया। उन्होंने कहा यार आपका छोटा सा रीजन है, आप उसके अराउंड अपनी लैंग्वेज अपनी चीज़ों को रेगुलेट करो और लेकिन आप खोल दो तो दूसरा भी आके आपके पास आ सकता है, आप भी दूसरे के पास जा सकते हो एंड इट बिकम्स अ लॉट मोर I don't know the right word for it, but there's a lot of peace in that sort of society suddenly. And this happened after massive wars in Yeah, Europe. true. सो मैं आज के जब मैं देखता हूँ तो मुझे अगेन जो मैं आपने बिल्कुल करेक्ट बात की, जो मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, उनकी प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स ही गलत हैं। केपी को अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, हु केयर्स?
what matters is कि actual में do the people in those regions have freedom to be able to live the way that they have lived for thousands of years, irrespective of who's there, right? Like, I don't really care that the person, मैं अगर पाकिस्तानी सिस्टम को देखूं, आम आदमी के लिए ब्रिटिश एंड मॉडर्न पाकिस्तानी स्टेट रूल में कोई डिफरेंस नहीं है। वही अफसर है, वही सिस्टम है, पहले भी वही अफसर होता था, बस ये पता होता था कि उस अफसर के ऊपर भी एक गोरा बैठा हुआ है, वरना अफसर वही होता था, ज़मींदार वही होता था, राइट? सो आपने उलझाया हुआ है रैंडम डिबेट्स के ऊपर, वेयर एज द कोर फंडामेंटल प्रॉब्लम यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट। एंड सो bringing it back to the Islamic debate और the modern जो पाकिस्तान में आजकल आता है। देखिए, मेरा क्वेश्चन इसको थोड़ा-सा इस तरह से देख लें कि you get out of Pakistan, you go to Indonesia, you go to Malaysia, you go to the Middle East even, you go to Central Asia, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं नज़र आ रहा मुसलमानों का, जो कि पाकिस्तानी एक स्पेशल आसमान से मैजिकली उतरे हुए मुसलमान हैं, जिनका कोई एक अजीब डिप्रेशन के मरीज़ हुए हैं। एंड सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक तो नेशन स्टेट वाइज़ मॉडर्न वो है ना, बट व्हाई हैव अ लॉट ऑफ अदर मुस्लिम्स been able to be at peace with their Muslim identity while also reconciling that with their cultural identity and their national identity, and are able to live without the constant cup of के क्या सही क्या गलत नहीं ऐसा होना चाहिए नहीं वैसा होना चाहिए। They've at least on some level have been able to या come to a conclusion. What ट्रू। are your thoughts on that? आई मीन अगर हम अफगानिस्तान में भी देखें तो कंपेयर टू पाकिस्तान, आई पर्सनली थिंक, आई वांट टू नो योर ओपिनियन, अफगानिस्तान हैज़ मतलब वो कंपेटेबिलिटी है, उनकी जो आइडेंटिटी बनी हुई है। आई थिंक आई डोंट, वहाँ पे तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते जिस तरह पाकिस्तान में ये पूरी डिबेट चल रही हैं। तो अब ये तो मतलब इंडोनेशिया से चलो दूर है, अफगानिस्तान में भी मेरे नज़दीक तो वो ज़्यादा मतलब उन पे ज़्यादा ये अच्छा, इतनी यहाँ पे मैं कंट्रोवर्शियल स्टांस लेने लगा हूँ, इसके ऊपर शायद क्लिप श्लिप बने और मुझे अगले 10 साल में लोग मारें। फॉर आर्काइवल पर्पस मैं इंटरनेट के ऊपर डाल देता हूँ। मुझे पर्सनली ये लगता है, बारिंग अ मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, अफ़गानिस्तान को अगर रहने दिया जाए ना जैसे वो रह रहा है, तो आज से 15 से 20 साल बाद वो आपसे ज़्यादा बेहतर होंगे, आपसे ज़्यादा डेवलप्ड होंगे और आपसे ज़्यादा फ्री होंगे। दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोग इस वक़्त जो है ना वो देख रहे हैं कि नहीं उनका, मैं एग्री करता हूँ कि उनको अभी तक वो रिकंसिलिएशन नहीं हुई, टाइम्स हैव चेंज्ड वाली, कि वो गर्ल्स एजुकेशन को कुछ फिगर आउट करना है उन्होंने, और चीज़ों को फिगर आउट करना है उन्होंने, और वो शायद प्रोबेबली फिगर आउट करेंगे विदिन देयर ओन कोर फ्रेमवर्क। वो एक कोर बनाया हुआ है और उससे वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एग्ज़ैक्टली एंटायरली बेस्ड ऑन योर पॉइंट, कि मेरा एग्ज़ैक्टली यही पॉइंट है, बिकॉज़ दे हैव वन सिंगुलर स्टार्टिंग पॉइंट and they're solving that problem based on logic. So उसमें दरमियान में they might be have a few lost generations, but once they're able to find their footing, they will accelerate so fast कि आप देखते रह जाएँगे, क्योंकि आप सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि नहीं, नहीं ये, नहीं, नहीं वो। 25 करोड़ की आवाम जो है, वो जो लिबरल है वो कहता है सब कंजर्वेटिव है, जो कंजर्वेटिव कहता है वो कहता है सब फहाश हो गए हैं। एंड सो यू डोंट रियली हैव वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू आर ऑल कोलैबोरेटिंग ऑन, राइट? एंड पर्टिकुलरली विद अफगानिस्तान, मेरा ज़ाती ख़्याल ये, मैं इसको बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता हूँ विद द मिडल ईस्ट। हम पाकिस्तानी हँसते थे कि ये मिडल ईस्ट को देखो ज़रा कितना कंज़र्वेटिव है, बुद्धू लोग हैं, ये है, वो है, हर किस्म की चीज़ें मैंने बचपन से सुनी हुई हैं। मॉडर्न मिडल ईस्ट जो है, वो बहुत ज़्यादा पीसफुल, एटलीस्ट जो ऑयल रिच स्टेट्स हैं, जो आपकी सारी जीसीसी जिसको आप कहते हैं, राइट? और अब वो जा रहा है और वो जाके अपनी अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से आहिस्ता-आहिस्ता ओपन अप हो रहा है, और वो ओपनिंग अप के अंदर आपको नज़र आता है, जैसे मैं पर्सनली व्हेन आई वेंट टू सऊदी, आई वाज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो आइसोलेटेड लोगों को इस वक़्त मॉडर्नाइज़ेशन की प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है ना, मुझे सऊदी में पता है क्या नज़र आया? मैं उम्रा के लिए गया था। मुझे नज़र आया कि वहाँ पे सारी की सारी ख़वातीन थीं जो कि इमिग्रेशन में बैठी हुई थीं, जो से बैठी हुई थीं, बट वो फुल अपना नकाब पोश थी, जिस तरह से वो करते हैं अपने अपने स आइडेंटिटी के अंदर वो उसमें कर रही थीं। उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था। मतलब वो पाकिस्तानी ख़वातीन की तरह नहीं थीं, जो कि हम पाकिस्तान में तो बड़ी मॉडर्न ख़वातीन है ना, हमारे पास बड़ी फ्रीडम थी। सऊदी ख़वातीन तो बेचारी ऑप्रेस थीं। सर उनकी गेम ही अलग थी, ठीक है? उनको दे न्यू, वो उन्होंने अपना पूरा अपना कॉन्फिडेंस, अपना फ्रेमवर्क पूरा का पूरा बनाया हुआ था। अम, उनके पास मुझे जो चीज़ नज़र आई कि वहाँ पर इट वाज़ नॉट लाइक कि उनकी ख़वातीन ऑप्रेस्ड हैं और उनको उन्होंने अपने बुर्के में डाला हुआ है। मुझे ये चीज़ नज़र आई कि उन्होंने सिम्प्लिसिटी, लाइक फॉर मी द जो चीज़ नज़र आई ना, वो ये नहीं नज़र आई कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ख़वातीन को कपड़े इस वज़ह से पहनाने हैं क्योंकि रेप्स होंगे या सेक्सुअल वायलेंस होगा। फॉर मी द एंटायर थिंग वाज़ अराउंड सिम्प्लिसिटी। इट वाज़ लेस सेक्सुअलाइज़ेशन and more about peace building in the society, where I saw the men to be in complete white with their heads covered,
and the women to be in complete black with their heads covered, while both of them are super empowered, both of them are driving their cars, doing their work, nobody's bothering anybody. एंड हाँ सो अफगानिस्तान मुझे सेम चीज नजर आ रही है कि जिसमें देर हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट टू अस इट सीम्स लाइक देखो जरा कितने कंजर्वेटिव बेवकूफ लोग हैं बट बिकॉज दे आर ऑल कनेक्टेड टू वन प्रॉब्लम टू सॉल्व आई फील लाइक दे एक्सेलरेट मच फास्टर दैट्स जस्ट माय आइडिया कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बेइज्जत करना है कर दें 10 साल बाद आप भी होंगे मैं भी होऊंगा विल सी अगर हो सकता है मैं गलत हूँ वेरी ऑनेस्टली जस्ट एन एनालिसिस एन ओपिनियन बट हाँ दैट्स व्हाट आई थिंक चलिए दिस इज लाइक द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन तो अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई डोंट थिंक पीपल विल अटैक यू फॉर दिस आई थिंक जनरल पॉपुलेशन में तो अफगानिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी लाइक मतलब कि अच्छा हुआ है कि तालिबान वापस आ गए हैं नहीं तो लेकिन अगर आप इसको जब ऊपरी ऊपरी है ना सो विद द एक्सेप्शन ऑफ दैट वन एक ग्रुप है जो शायद आपको अटैक करे इसमें जनरली ऊपरी ऊपरी तो लोग कहते हैं कि देखो तालिबान देखो पाकिस्तानी कहते हैं कि गुड तालिबान वापस आ गए क्योंकि अमेरिका चला गया जब आप उसकी ग्रैन्युलैरिटी में जाते हैं ना और फिर आप कहते हैं कि हाँ लेकिन तालिबान एक सिस्टम भी तो लेकर आए ना तो आप कहते हो क्या मतलब तुम चाह रहे हो कि तालिबान वाला सिस्टम आ जाए हमारे पाकिस्तान में तुम चाह रहे हो कि यू नो सो सो इट्स लाइक ग्रेट कि हमारे नेबरहुड में अमेरिका विच इज द बिगेस्ट ईवल इज गॉन बट वी ऑल्सो डोंट नेसेसरली वांट दैट सिस्टम एंड आई एम नॉट सेइंग ब्रिंग द सिस्टम ऑफ तालिबान आई एम जस्ट सेइंग इट वर्क्स इट मे वर्क फॉर देम and because it will work for them and they're all aligned and unified around that vision, they might be able to develop faster. I'm not जी arguing for a system or against a system. मेरी मैं टोटल तो आर्ग्यूमेंट ये है कि वी हैव टू डिस्कस एंड ब्रिंग जी एवरीबॉडी टू द सेम टेबल एट द एंड ऑफ द डे जो भी करना है यार कर लें डिसाइड एक दफा और फिर इम्पोज कर देंगे यार ये स्टैंडर्ड है निज़ाम इस स्टैंडर्ड पे चलेगा नीचे वाले लोग अब आपस में डिस्कशन करें और जैसे जैसे वो मेजोरिटी ओपिनियन फॉर्म करेंगे हम उसको इवॉल्व करके उस तरफ ले जाएंगे या तो if I could frame your what you just said in like one sentence वो ये होगा कि हमें कंसेंसस चाहिए मतलब आइडेंटिटी पे और वो तभी आ सकती है जब डिबेट्स करें सही ओपन डिस्कशन हो इस पे आई थिंक अफगानिस्तान की जो एग्जांपल है मेरे नज़दीक वो कल्चरली भी ज़्यादा मतलब इंटेलिजिबल मतलब वो जो खिता है अफगानिस्तान का कल्चरली भी इट्स वेरी इट्स नॉट दैट होमोजेनस डिफरेंट कोई हाँ एग्जैक्टली होमोजेनस इज द वर्ड इतनी स्टार्क डिफरेंस लैंग्वेज का वो है बट पश्तो एंड दरी दे आर बोथ अच्छा मुझे पर्शियन लैंग्वेज आई डोंट नो मच अबाउट दैट जितने मेरी अंडरस्टैंडिंग है दे डू हैव लाइक नॉर्थ में उनके पे ताजिक एंड उज़्बेक एंड वो सारे आ जाते हैं वेस्ट की साइड के ऊपर भी थोड़ा सा आई एम नॉट श्योर यू कैन प्रोबब्ली एजुकेट मी ऑन दिस के आर दोज वेरी स्मॉल पॉपुलेशंस या वो डाइवर्सिटी उनकी भी है लेकिन दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अ यूनिफिकेशन अक्रॉस लैंग्वेज और कल्चर और समथिंग आई मीन लाइक आई सेड कि डॉक्टर ज़ियाद ने मुझे कहा कि पेशावर तारीख को अगर हम देखें तो वो हिस्टोरिकली कल्चरली बुखारा से ज़्यादा रिलेटेड है ज़्यादा तारीख है यहाँ पे जो स्कॉलर्स थे उनके स्टूडेंट्स थे जो बुखारा के बादशाह जो थे हम्म अ, अ, अमीर हैदर तो अब अफगानिस्तान में अगर बात करें तो शहर वो तो सिटीज़ हैं वो तो इतने करीब हैं कि और यू राइट कि नॉर्थन इलाके में मज़ार शरीफ और बाकी जो शहर हैं वहाँ पे शिया और रिलीजियसली स्पीकिंग शिया और एथनिकली जो सेंट्रल एशियन जो पॉपुलेशन है वो रहती है साउथ में फिर पश्तून आते हैं जलालाबाद और बाकी कंदहार तालिबान के जो 5 शुरा हैं 5 शुरा उसमें जो सबसे पावरफुल या डोमिनेंट शुरा कह लें वो कंदहार का है जहाँ से मुल्ला उमर निकले तो लेकिन बाकी एथनिसिटी भी है तो मेरा पॉइंट ये था कि मतलब वो निगोशिएट कर सकते हैं इन छोटी छोटी डिफरेंसेस को अम, तो आई थिंक अच्छा अगर ठीक है ये केपी का जो इलाका है हिस्टोरिकली इस तरह कोई बॉर्डर तो नहीं था ये तो एक ही तस्वुर किया जाता था तो अब केपी बस ये कि केपी अब वो हिस्सा नहीं है बाकी तो आई थिंक वो जो स्पेस है उनका हम्म डिग्री वो नेगोशिएटेबल है मतलब पाकिस्तान की तरह सिचुएशन नहीं है हम्म where you've literally taken chunks of land and then you've फ्रॉम like ऑल अक्रॉस एंड पुट देम yeah टुगेदर या तो इसमें आई थिंक कंसेंसस वाली बात कि उसके लिए डिबेट्स डिस्कशन होनी चाहिए in today's day and age, do you think we have an environment for consensus? Again, barring the political instability that is happening right now, इस वक्त तो consensus का मजाक ही नहीं है. But assuming कि वो polarization जो इस वक्त बिल्कुल extreme पे हुई हुई है, 1-2 साल गुजरते हैं, थोड़ा सा let's say things simmer down and we relax a bit. Um, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल साइड है पॉलिटिकल साइड से हट के आपके पास एक सॉर्ट ऑफ रिलीजियस साइड भी है एंड जो रिलीजियस कॉन्वर्जेशंस होती हैं या हो रही हैं उसके अंदर डू यू थिंक देयर इज एन इंक्रीजिंग स्पेस टू हैव टफ कॉन्वर्जेशंस एंड अगेन व्हेन आई से टफ कॉन्वर्जेशंस आई नो के यू नो
the first thought that comes to people's mind is blasphemy. And a few, these are very important, but a few areas. The actual differences are in a lot of other areas जिसमें वो इतना aggressive differences opinion या इतना aggressive वो नहीं निकलता aggression, right? So चले मैं कहता हूँ कि maybe we're not ready to have the blasphemy conversation, assuming. Are we ready to have other conversations where we're at least open to the idea के different level of modernity के ऊपर लोग exist कर सकते हैं spectrum में और वो coexist कर सकते हैं आराम से? हाँ, आई थिंक ऑन ऑन अ ब्रॉड स्केल हाँ, डिस्कशंस हो रही हैं वगैरह, लेकिन जो आप कह रहे हैं टफ क्वेश्चंस, तो टफ क्वेश्चंस पे तो अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो. एंड एज मच आई हेट टू से इट और इट मेक्स मी सैड, लेकिन उस तरह की डिस्कशन तो बिल्कुल भी नहीं है. इवन यू कैन नॉट इवन शेयर दिस विद, अगर आपका कोई ग्रुप भी है दोस्तों का, तो मुझे लगता है वहाँ पे भी अब ये आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ब्लास्फेमी लॉ. मेरे जो क्लोज सर्कल जिसको मैं जानता हूँ, एंड वी मतलब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और हम हमें पता है कि ये बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं तारीख में वगैरह, जिनको बोल नहीं सकते, ट्विटर पे शेयर नहीं कर सकते, ये उससे क्या कर लेते हैं. और मैं समझता हूँ कि आई डोंट थिंक ट्विटर इज अ नाइस स्पेस एक्चुअली, सो आई विल नॉट कन्फाइन दिस टू ट्विटर, यूट्यूब, Yeah. सोशल मीडिया इन जनरल, या पब्लिक में अगर हम देखें, पब्लिक में अगर आपका दोस्त तो ठीक है, लेकिन इस तरह का आप कोई सेशन ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते उन टॉपिक्स पे जिनका मैं नाम ही नहीं लेना चाहता. लेकिन तो यस, द आंसर इज नो व्हेन इट कम्स टू द टफ क्वेश्चंस. लेकिन हाँ, जनरली बात हो रही है, फॉर एग्जांपल क्या उलमा की जनरली सपोर्ट है पाकिस्तान में, जो बड़े बड़े उलमा हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वगैरह, तो हाँ, यू सी अ लॉट ऑफ सॉफ्ट साइड कमिंग फ्रॉम द रिलीजियस साइड, और बाकी अगर पार्टीज, लेकिन आई थिंक पोलिटिकली इस पॉइंट में आई थिंक हम बहुत ही पोलिटिकली फ्रैक्चर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पोलिटिकली, बल्कि स्टेट मेरे नज़दीक, एंड आई वांट योर ओपिनियन एज वेल, फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, आई थिंक पोलिटिकली हमारा मुल्क बहुत ही कमज़ोर हो गया है. मैं पोलिटिकली बात कर रहा हूँ अभी. आई थिंक ए नॉन पोलिटिकल एंटिटीज लाइक कंट्रोलिंग थिंग्स, और दूसरा ये कि रिलीजियस जो साइड है वो जो एक मतलब पुश कर रही है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दिस फ्रैक्चर्ड स्टेट. बाकी आई थिंक कुछ साल पहले अगर हम जाएं, तो आई रिमेंबर कि मेरे दिल में या दिमाग में इस तरह की वो इमरजेंसी नहीं थी पाकिस्तान को लेके, कि अभी तो स्पेशली राइट नाउ अभी तो अजीब से लग रहा है. आई डोंट फील मेरा यू इसमें नो. ओपिनियन बड़ा फ़र्क है अगेन. आई थिंक आपने कहा ना कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल साइड बड़ी फ्रैक्चर्ड हो गई है. मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल साइड तो हमेशा से फ्रैक्चर्ड थी. आई थिंक फ्रॉम इंडिपेंडेंस फ्रैक्चर्ड थी. लोग उसको कहेंगे मिलिट्री की बात करेंगे, किसी इदारे की बात करेंगे. मैं कहूँगा कि इट वाज़ लार्जली अ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्ड कंट्री. एंड द रीज़न व्हाई इट वाज़ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्ड कंट्री वाज़ बिकॉज़ ब्यूरोक्रेसी वाज़ द पावर जो कि ब्रिटिश को रिस्पॉन्ड करती थी. एंड सो like I said, nothing changed essentially, right? You had a system and a structure जिसमें पहले एक ब्यूरोक्रेसी होती थी जो कि लोकल ज़मींदार, लोकल उसको कंट्रोल, चाहे आपकी ज़मीन है जो भी है, बट ब्रिटिश हैड द कंट्रोल. तो वो डिफाइन करते थे कि यार आपकी किस किस हद तक आप पावरफुल हैं. वो क्योंकि वो जो ज़मींदार था या वो था, वही लोकल था, वही पॉलिटिशियन बनता था इवेंचुअली. तो वो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो था ना, वो एग्ज़िस्ट करता रहा है. उसमें ज़ाहिर है कि जिसके पास जिस इदारे में ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, जिसमें ज़्यादा यू नो जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, वो टॉप पे आएगा. बट वो ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल रहा है, चाहे वो सीएसएस अफसरान का रहा हो, चाहे वो दूसरे लोगों का रहा हो. दे हैव बीन एबल टू डिफाइन एंड कंट्रोल द पॉलिटिशियंस, एंड पॉलिटिशियंस इनहेरेंटली हैव बीन वेरी वीक. डिफरेंस आज ये हुआ है कि अब वो आपको नज़र आ गया है. तो आप परेशान हो रहे हैं. मैं हमेशा लोगों को ये बात करता हूँ कि पिछले 10 साल में ना पाकिस्तान में कोई चेंजेस नहीं आई हैं. पिछले 10 साल में ये हुआ है कि पाकिस्तान, और ये सिर्फ़ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, ये इवन रिलीजियस, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो आके कहते हैं, वो कहते हैं कि यार हम तो ग्रोइंग अप पाकिस्तान कितना साफ-सुथरा था, कितना अच्छा था, देखो अब तो लोग कितने कंज़र्वेटिव हो गए, कितने वो रिलीजियस हो गए. तो मैं उसको ये कह रहा हूँ कि यार दिस इज़ एन आउटकम ऑफ द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन वेयर नाउ तुम अपने बबल में थे ना इस्लामाबाद के, तो ग्रोइंग अप बड़ा अच्छा इस्लामाबाद था. अब तुम्हें पता लग रहा है कि यार 50 मील दूर जो है ना लोग कितने कंज़र्वेटिव हैं. अच्छा, जब फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम था तब तक ठीक था. टिकटॉक आया ना तो लोगों का दिमाग ही घूम गया, बिकॉज़ टिकटॉक में पहली दफ़ा वर्किंग क्लास ने, पहले तो ये होता था वर्किंग क्लास साफ-सुथरी होके हमारे सामने आती थी, कि यार बाबू के सामने आएँगे तो आके ना सर, जी, जी सर कर रहे होते थे. ठीक है, अब टिकटॉक पे वो एम्पावर्ड है. वो अपनी मर्ज़ी से डाल रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार कितने क्रिंज हैं, कितना ये है. भाई वो हैं, वो हमेशा से ऐसे थे. दिस इज़ नॉट क्रिंज. यू आर बीइंग एन एलिटिस्ट
टू से दैट दे आर कि ना आपको घिन आ रही है कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं। वो ऐसे ही हैं। अगर आपको बुरा लग रहा था तो उनको एजुकेट करते, उनको पढ़ा-लिखा करते, उनके इन्वेस्ट करते तो शायद वो फ़र्क होते। आपने उनको अलग किया हुआ था बिकॉज़ यू डिडन्ट हैव टू सी द क्रिंज quote unquote. So in my opinion, I people say that we are living in the most negative time. I think we're living in the most positive time because पिछले दिनों मैंने I had this conversation with this gentleman who was the chief economist of the Planning Commission a couple of years ago, and he spoke of a very interesting concept. He said we're now at the cusp of the third republic, Pakistan ki, and he took it from the French वो कि जिस तरीके से उनकी multiple republics आ चुके हैं, I believe fifth republic चल रही है इस time पे. And so he said the first republic of Pakistan was 1947 to 1971. That was the प्राइमरी पाकिस्तान, उसी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसकी एक अपनी एवोल्यूशन हुई और फिर एक पॉइंट आया 1971 में जब half of that sort of broke down or at least one fifth of it broke away, and so we had to reimagine what Pakistan meant. And so 1973 में, based on the debate and discussions, we then reimagined and we created a constitution. From 1973 till 2023, he said, we were in the Second Republic. And that republic had its own life. हर रिपब्लिक की एक लाइफ होती है, उसका एक मकसद होता है, उसका एक स्टाइल होता है, वो उस हिसाब से काम करती है। सो वो रिपब्लिक थी, उसकी एक लाइफ थी जिसने चला, उसका एक नया निज़ाम था, जिस निज़ाम के अंदर जो है ना हर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट डिफरेंट पावर्स थी और हर किसी को अपना रोल पता था। तो जो मैसेज थी, उनका एक अपना रोल था, वो चुप करके वो करते थे। बाबू का बच्चा जो है वो जाता था, बाबू के पास गाड़ी होती थी, मैसेज कहती थी कि यार साइकिल ही होती है, बाबू तो हम बाबू थोड़ी है। उनका बच्चा जब बोलता था कहते तू बाबू नहीं है, तू बाबू हो भी नहीं सकता, तू साइकिल का ख्वाब देख, राइट? And then what happened in the early 2000s and particularly in 2013 where the internet and access to private media came in, and so the masses started to dream. And now that the masses have started to dream, there is a stakeholder, which is the masses, that have now come in and said, look, listen, we need to redefine our structure. Like, I'm not happy with the cycle. I also want a car, and I also wanted this, and I also wanted that. And so, you can talk about the individual actors. Oh, ji, Imran Khan bada bura hai, Faiz Hamid bura hai, ye bura hai, wo bura hai, इनको हटा दो, सब सेट हो जाएगा. नहीं, these people are smart enough to know the changing world, and so they're just placing themselves in the right place. The fact is there is an underlying redesign of the needs and wants and aspirations of the stakeholders. And so the only outcome to this entire problem statement, for me, it's not we need consensus and discussion so that we can solve it. For me, the consensus is an inevitability. It's something has to happen in its eventuality once the people realize that अच्छा यार जो हमारा निज़ाम पुराना पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। हमें एक नया पाकिस्तान चाहिए। क्या वो होगा? क्या वो पीटीआई की डेफिनिशन होगी? प्रोबब्ली नॉट। द स्मार्टर थिंग वुड बी कि यार इतना ना पुराने पाकिस्तान के पीछे भागो कि नया पाकिस्तान प्योरली पीटीआई वाला मिल जाए। द स्मार्टर थिंग वुड बी टू एक्नॉलेज दैट एक नया पाकिस्तान आ रहा है एंड सो लेट्स स्टार्ट टू हैव द कन्वर्सेशन ऑफ व्हाट कंसेशंस वी हैव टू बिल्ड एंड दैट in my opinion, is not just a political problem statement. It is happening all across. It is going to be happening in the religious domain as well. It is going to be happening in the cultural and social domain as well, and it's definitely happening in the economic domain as well. That's generally my thought. Yeah. अच्छा, this is like a 180 degree turn. मैं तो बहुत ही cynical तरीके से सोच रहा था पाकिस्तान के बारे में, but I think hearing from you now, वो hope दोबारा दिल में आ गई है कि लेकिन आई थिंक विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तानी आइडेंटिटी उस पर तो पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटी तो है, मतलब इट्स नॉट समथिंग बियॉन्ड आवर ग्रास्प. लेकिन नाउ लिसनिंग टू यू एंड व्हाट यू हैव जस्ट सेड, नाउ आई फील लाइक देयर आर, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी भी है कि इस पे वो हम एक उस पॉइंट पे आ जाएंगे वेरी सून के हम सब करेंगे. आई थिंक अभी लोग आ भी रहे हैं. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नाउ थिंकिंग अ लॉट अबाउट जो फंडामेंटल रिलीजियस क्वेश्चंस हैं, the relationship between the religion and the state, religion and the identity of Pakistan. तो इस पे मतलब अभी मैंने जो देखा है एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जब मैं जाता हूँ इस्लामाबाद वगैरह या ऑनलाइन भी, तो आई थिंक अभी ये एक वो डिबेट का पॉइंट बन गया है पाकिस्तान. तो आई थिंक अक्सर लोग हिस्ट्री को फिर देखते हैं कि अच्छा हिस्ट्री में किस तरह था, व्हाट डिड जिना थिंक वगैरह. आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अब वो गया, वो यू कैन नेवर ब्रिंग पास्ट. Right. टाइम एक लीनियरली मूव करता है. तो
So मैं what इसमें do ना you एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपको ऐड करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आई एम ऑब्सेस्ड विद इंडोनेशिया। आई थिंक देयर आर insane amounts of similarities between our countries and the way that we've been governed and the evolution that we've had. Um, आजकल आपको पता है अभी पिछले दिनों ब्लास्फेमी की प्रॉब्लम्स आई 2-3 और उसके ऊपर काफ़ी शोर भी मचा। We're also seeing a rise in sexual violence. We're seeing a rise of instability and a lot of these sort of movements as well. अच्छा, लोग पाकिस्तान को देखते हैं अगेन जो पर्टिकुलर जो पढ़ा-लिखा तबका है, चाहे वो मॉडर्न मुस्लिम का हो, चाहे वो सेक्युलर वाले इंडिविजुअल का हो, चाहे वो जिस आइडियोलॉजी का हो। वो देख के कहते हैं कि यार देखो हम किधर तबाही की तरफ जा रहे हैं। और वो ज़ाहिर है वो क्रॉस दुनिया देखते हैं। ये ब्लास्फेमी वाला पर्टिकुलरली प्रॉब्लम इज़ अ वेरी यूनिक प्रॉब्लम टू पाकिस्तान। इट सीम्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट इट इज़ एक्सक्लूसिवली यूनिक टू पाकिस्तान। In 1998, or you people can go and Google and verify this as well. Indonesia went through a massive financial crisis, and they had a 30-year running military government. Their structure of how their economy worked was also fairly similar to Pakistan. There were a lot of corruption, huge population. So between 97 to 98, they had a financial crisis similar to the one that we've experienced in Pakistan today, which is generally driven by a global phenomena, right? So globally, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज जो कि ऑलरेडी इनएफिशिएंट थी वो स्ट्रेस में आ गई, श्रीलंका, पाकिस्तान, कॉन्गो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आपको उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आए। इंडोनेशिया में भी यही हुआ। 97-98 के दरमियान में रायट्स हुई, हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हुए, 1500 लोग मरे, जिसमें इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ लिंचिंग। चाहिए। अब आपकी थॉट ये होगी कि यार एक तो जो इंडोनेशियन था उस टाइम पे अगर आप उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो वो यूँ जाता है, ठीक है? फिर वो डिप होता है और फिर वो एकदम से बहुत ज़्यादा 98 के बाद ग्रो करता है। और आज इंडोनेशिया इज़ अ ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट। बड़ा उसका क्या कहते हैं कि जी टॉप 10 जीडीपीज़ में जाएगी और सारा कुछ। और आज इंडोनेशिया सारे जो पार्टिकुलरली मॉडर्निस्ट्स हैं या सेक्युलरिस्ट्स हैं, वो जाते हैं और वो बाली जाते हैं और वो कहते हैं देखो यार हिंदू भी कितना अच्छा रह रहा है और बुद्धिस्ट भी कितना अच्छा रह रहा है। व्हाट अ होमोजेनस ब्यूटीफुल सोसाइटी। 97 की जो लिंचिंग्स थी ना, उसमें बहुत सारी लिंचिंग्स ब्लास्फेमी की थी। बहुत सारे लोगों को रिलिजियस रीज़न्स की वजह से मारा गया था। प्रॉब्लम क्या थी? इकोनॉमिक। प्रॉब्लम क्या थी? पॉलिटिकल। उसका आउटकम क्या निकला? रिलिजियस। व्हाई? बिकॉज़ जहाँ पे स्पेस नहीं होती ना और स्पेस नहीं दी जाती, तो वो आउटकम कहीं न कहीं किसी और तरीके से निकलता है। जिस चीज़ कोई ऐसी तरीके से निकलता है जिसके ऊपर आर्ग्यू करना मुश्किल होता है, राइट? तो जब आप पॉलिटिकली मोबिलाइज़ करते हैं और आपको कहा जाता है कि नहीं, आप तो जो है ना वो एंटी नेशनल हैं और ये हैं और वो हैं। तो फिर आप एक ऐसा कार्ड इन्वोक करते हैं अपने सेंटिमेंट को निकालने के लिए, जो कार्ड जनरली आर्ग्यू करना मुश्किल होता है उस सोसाइटी के अंदर, राइट? सो यू सी द एग्रेशन हैपनिंग इन मेनी डिफरेंट अगेन आई एम नॉट आर्ग्यूइंग फॉर एनी ऑफ दैट। इट्स क्रिमिनल, इट्स टेरिबल, यू डोंट टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। बट जस्ट एज़ अ जिस तरह क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं ना, वो भी समझते तो हैं, ह्यूमनाइज़ तो करते हैं कि यार हो क्यों रहा है? It's very important to understand that the problems that you're looking at in Pakistan are largely economic, are largely because of an unequal distribution of wealth that has run its final course because the stakeholders are now have different demands and aspirations. As soon as you solved that core, like आप जाएं और जाके पिछले 30 साल में मुझे बताएं कि कौन सी पीस बिल्डिंग की, कौन सी री एजुकेशन की, कौन सी री इमेजिनेशन ऑफ इस्लाम किया इंडोनेशिया ने। आज ब्लास्फेमी का मसला नहीं है। What changed? Right? Why do we sit in Pakistan and wait for the United States Institute of Peace to come and create de radicalization campaigns when they have absolutely no experience? Every time they've tried to de radicalize a society, they've radicalized it even more. Why can't we go to Muslim societies and see that at some point, a lot of these societies had problems of extremism or you know uh, not properly defined definitions of what religion meant to them, and eventually they evolved out of it into something a lot more logical. How did that happen? And you'll find more often than not that with the right economics, because economics is इकोनॉमिक्स जो है ना बेसिकली आप ये नहीं कह सकते कि कंट्री की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है लेकिन उनके जो है ना उनकी ट्रस्ट खत्म है, उनका जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। Economics is an outcome of a society beginning to trust each other and working in tandem with each other to be more efficient. And when you're able to do that, the rest solves itself automatically because economics provides an incentive structure. It provides an incentive structure for me कि यार अगर मैं पठान हूँ या मैं एक पंजाबी हूँ और मैं alternate ethnic race के खिलाफ रेसिस्ट हूँ, बट सडनली मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना,
तो मैं उसको लूँगा, और जब मैं उसको लूँगा तो मैं उससे इंटरैक्ट करूँगा, और जब मैं उससे इंटरैक्ट करूँगा तो मुझे रियलाइज़ेशन होगी कि ये तो मेरे भाई जैसे है। एंड सो वो rather than waiting for them to stop hating each other first, provide the economic incentive and you'll find the hate to simmer away automatically. That's my understanding. या वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे नहीं पता था इंडोनेशिया के बारे में। इट ऑलमोस्ट लाइक अजीब लगता है, व्हेन यू सेड दैट कि वहाँ पे भी लिंचिंग्स होती थी। हाँ, तो इवन लगा ब्लास्फेमी जो है दैट, जो कॉलोनियल एरा में जो जिस तरह से बनी वगैरह, और इसकी जो बेल आइट्रेशन हुई बाद में, दैट मे बी पर्टिकुलर टू पाकिस्तान। लेकिन अगर हम मॉब लिंचिंग को देखें, तो मॉब लिंचिंग इज, अगर यूएस में देखें तो 1950, 60, 70s में, 80s में ये हो रही थी। वो जब पाकिस्तान में जब इंसिडेंट्स हुए तो आई एक्चुअली लुक्ड इनटू इट कि मतलब ये मॉब लिंचिंग कैसे शुरू हुई, क्या वगैरह। तो जब मैं ग्लोबल हिस्ट्री में गया तो फिर आई लर्न, लेकिन मैंने वो शेयर नहीं किया बिकॉज दैट वाज ऑलरेडी टफ टॉपिक। अच्छा, वन थिंग मुज़म्मिल, वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद रिगार्ड्स टू के अगर मतलब ये बेसिकली वो फर्स्ट नहीं, लेकिन एक स्टेप होगा पाकिस्तान की आइडेंटिटी को उस पर डिबेट डिस्कशन में, एक मतलब स्टेप होगा ताकि ये डिबेट स्टार्ट हो जाए। तो वन थिंग दैट आई विल शेयर दिस के मुस्लिम सिविलाइजेशन जो गुजरी है 1200 ईयर्स की, जो उसकी अपनी तारीख गुजरी, जिसमें वो एक डोमिनेंट पोजीशन पे थी। तो इसकी अगर हम शुरू में ही देखें, मतलब अगर हम, सो नाउ वी आर इन 8th सेंचुरी, राइट? तो अर्ली ईयर्स है, उमैयद वगैरह, ठीक है। तो ये वो दौर, अगर हम मुस्लिम एम्पायर्स को देखें तो यू विल फाइंड देम वेरी ओपन माइंडेड। मतलब बाकी ट्रेडिशन से, बाकी सिविलाइजेशन से सीखना, मतलब वो कॉन्शियसली ये करे। अगर मैं इसे एग्जांपल देता हूँ, 7th सेंचुरी तक, 650 670, ये फर्स्ट 80 से लेकर 670 AD तक बाकी जो सिविलाइजेशंस हैं वहाँ पे साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। तो बिजेंटाइन साइड पे है, पर्शियन एम्पायर साइड पे है, साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। और इस दौर के जो मुस्लिम जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं और जो स्कॉलर्स हैं, वो बाकायदा उन छोटे छोटे जो पॉकेट्स अभी रहते हैं जहाँ पे कुछ लिटरेरी जो ट्रेडिशन चल रही है, वहाँ पे वो उनको बोल रहे हैं कि आप जो फिलोसफी के टेक्स्ट हैं, प्लेटो के, एरिस्टोटल के, बाकी ये आप हमारे लिए अरबिक में ट्रांसलेट करें। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मतलब आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ कि पहली बात कि हु टोल्ड द अरब्स कि एरिस्टोटल, प्लेटो को सीखना या उसको पढ़ना इज बेनिफिशियल, या इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम को पढ़ना इज बेनिफिशियल। तो ये हम 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और इस मुस्लिम हिस्ट्री को अगर देखें तो दे आर वेरी ओपन माइंडेड, दे वांट टू एक्सपैंड देयर बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज, फिर वो फिलोसफी में हो वगैरह। और तारीख में भी अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुसलमानों ने इनकॉर्पोरेट की अपने ट्रेडिशन में। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है ग्रीक फिलोसफी या ग्रीक लॉजिक। ग्रीक लॉजिक इमाम गजाली की वजह से वो मदरसा का जो करिकुलम है उसका हिस्सा बनता है। एरिस्टोटल ने जो इब्न सीना की भी थी उसमें लॉजिक में, ये मदरसा के करिकुलम का हिस्सा बनता है, राइट? तो यू सी इस तरह इंडियन अमेरिकन सिस्टम, पर्शियन जो political system है, that also influences the Muslim civilization. लेकिन the point is कि throughout history we see an open-mindedness, an openness to learn from other civilizations and traditions. तो अब सवाल अक्सर जो लोग मुझसे करते हैं कि अगर पास्ट में हमने इस तरह किया तो मॉडर्न वर्ल्ड में हम क्यों नहीं कर सकते? मतलब why can't we just adopt या at least have a discussion with something like liberalism या secularism? तो उसके आई थिंक प्राइमरी वजह ये है कि एक तो वो जो ज़माना था 12 साल का, उसमें आप पॉलिटिकली डोमिनेंट पोजीशन पे थे, मिलिटरीली आप डोमिनेंट थे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वेल फंक्शनिंग, इंटेलेक्चुअली भी आपको एक वो फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी थी। तो उसमें दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट डायनामिक। एक तो ये है कि आपका कोई हमला करे और आपका मतलब जो घर बार है वो तोड़े, और आपका जो पूरा वे ऑफ लाइफ है उसको भी ख़त्म करे, फिर आप एक सिस्टम में पोस्ट करें, विच समथिंग दैट हैपेंड इन कोलोनियलिज्म। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनियलिज्म, और उस पर स्कॉलरली रिसर्च हो चुका है। जो ब्रिटिश, फ्रेंच और डच ने यहाँ पे किया या अफ्रीका में किया, दैट वाज कोलोनियलिटी, दैट वाज कोलोनियलिज्म, जो कि बहुत ही डिफरेंट है कॉन्क्वेस्ट से। कॉन्क्वेस्ट तो हज़ारों साल से चलती आ रही है, लेकिन कोलोनियलिज्म और इन पर्टिकुलर यूरोपियन कोलोनियलिज्म वाज वेरी पर्टिकुलर, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी बहुत ही पर्टिकुलर थे। तो इसके एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, मुसलमानों ने अगर, ठीक है, लोग बाकी एम्पायर्स पे हमला भी किया, वहाँ के मंदिरें भी थोड़ी वगैरह, चर्चेस को भी डिस्ट्रॉय किया, ये मुसलमानों ने किया, दिस इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन मुसलमानों ने कभी किसी कम्युनिटी को लीगली कॉलोनाइज नहीं किया, कभी वहाँ उनका जो लीगल कल्चरल सिस्टम था उसको टोटली डिसमेंटल नहीं किया। जिस तरह से यहाँ पे शरिया कोर्ट्स तबाह हो गए थे, या हिंदू जो अपना कल्चर था वहाँ उनका, उसको सिस्टमेटिकली
इलीगल डिक्लेयर करना और उसको रूट आउट करना, वो मुसलमानों ने अपनी हिस्ट्री में नहीं किया। एंड दिस इज जस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट एंड यूरोपियन कोलोनियलिज्म। तो इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, इट्स बाय रॉबर्ट हॉलैंड। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में इसका रेफरेंस दिया कि आई थिंक द टाइटल इज कि वर द अर्ली अरब कॉन्क्वेस्ट द सेम, वर द अर्ली अरब कॉन्क्वेस्ट कोलोनियलिस्ट, दैट वाज द क्वेश्चन मार्क। तो उसमें वो ये डिफरेंस बताते हैं। तो the point is not to present an apologetic, history of Muslims. I think we should be, brave enough to accept कि हाँ, मुसलमानों ने तोड़-फोड़ भी की, तबाह भी किया और मैसेकर्स भी किए on massive scales। लेकिन लीगल कॉलोनाइजेशन जो है, लीगल तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, कॉलोनाइजेशन सोशल, मतलब कल्चरल, वो सारी या सारी चीज़ें वो नहीं की। एग्जैक्ट वो नहीं की। तो अच्छा, द पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग होम इज कि मॉडर्न वर्ल्ड में अब मॉडर्निटी का जो पूरा पैकेज है, जिसमें मॉडर्न स्टेट है, सिटीजनशिप है, लिबरलिज्म, लिबरल ह्यूमन राइट्स है, कैपिटलिज्म है, या फिर सोशलिज्म वगैरह जो भी है, मॉडर्निटी में जो पूरा पैकेज है वो कॉलोनियलिज्म के era में यहाँ पे इम्पोज हुआ। एंड दिस इज द रीजन कि हम इसके साथ ये जो मॉडर्निटी का पैकेज है, इसके साथ हम उस तरह का वो डायलॉग नहीं कर पा रहे जो कि पहले ज़माने में ग्रीक ट्रेडिशन के साथ हमारा डायलॉग हुआ था। जो थियोलॉजिस्ट डिबेट कर रहे थे कि इसके के ग्रीक लॉजिक की क्या पोजीशन है, क्या वैल्यू है, क्या हमें चाहिए नहीं चाहिए, तो इस पर एक डिबेट हुई थी और बाद में फिर ये एसिमिलेट होता है। लेकिन मॉडर्निटी का पूरा पैकेज है, और मैं वेस्टर्न मॉडर्निटी की बात कर रहा हूँ, दैट बिकॉज वो एक वायलेंट तरीके से यहाँ पे इम्पोज हुआ था, राइट, मुसलत हुआ था। तो अभी मतलब ये बाउंड्रीज बन गई है हमारी। बहुत आई एम सपोज, डिफेंसिव किस्म का या वो है ना कि कॉन्स्टेंटली दैट्स वो मी, ये होता है कि नहीं वो तो बुरा है, अब मैं बताता हूँ, मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं बस सिर्फ डिस्कशन ही ये करूंगा, मैं उसको एक्सप्लोरेटिव तरीके से नहीं करूंगा, मैं उसको डिस्कस ही ये करूंगा कि किस तरह वो बुरा है, क्योंकि वो इतना एग्जैक्टली वायलेंटली इम्पोज हुआ। एग्जैक्टली। इवन जो रिएक्शन भी बाद में आई, तो 20वीं सेंचुरी में जो रिलीजियस साइड से जो जितनी भी रिएक्शन आई, वो एंटी एक्स, एंटी लिबरलिज्म, एंटी सोशलिज्म, एंटी दिस, एंटी दैट, क्योंकि उसकी एक वायलेंट हिस्ट्री। तो कभी हमें मौका मिला नहीं कि इसको हम, अब देखिए, दो रिवायत अगर हो, ठीक है, दो आपके पास दो ट्रेडिशन है, इस्लाम है और सपोज लिबरलिज्म, अगर ये वायलेंट वो कांटेक्ट ना होता, तो हम थियोरेटिकली ये पॉसिबल होता कि ये दो रिवायत आपस में एक दूसरे को डायलॉजिकली इंगेज करें किसी एक पॉइंट पे। तो सपोज जस्टिस एक क्वेश्चन है, तो जस्टिस के टॉपिक पे इस्लाम या उसमें एक पर्टिकुलर थियोलॉजी और लिबरलिज्म, ये दोनों जस्टिस के क्वेश्चन पे एक दूसरे के साथ मतलब डिबेट करेंगे। तो हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे दोनों ट्रेडिशन आंसर देंगे, फिर हम मेटा एनालिसिस करेंगे कि अच्छा, आखिर में मतलब एट द एंड ऑफ द डे विच ट्रेडिशन हैज ए स्ट्रॉन्गर पोजीशन। क्या लिबरलिज्म में मतलब क्या कुछ पॉइंट्स पे लिबरलिज्म कमजोर है, उसके पास आंसर्स नहीं है जो इस्लामिक ट्रेडिशन प्रोवाइड कर सकता है, या इज इट समथिंग दैट इस्लामिक ट्रेडिशन कैन लर्न फ्रॉम लिबरलिज्म। अब मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, right? तो वो तो दो रिवायत के दरमियान डायलॉग हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स, कि वो डायनामिक्स क्या है, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको। अब मैं लास्ट पॉइंट ये कहूँ कि मॉडर्निटी, जदीदियत, इसमें हमें एक डिस्टिंक्शन करनी होगी विच मोस्ट पीपल डोंट मेक। एक होता है द स्पिरिट ऑफ मॉडर्निटी, रूह जदीदियत, राइट, अरबिक में रूह हदासा, और दूसरा है द फैक्ट ऑफ मॉडर्निटी। अब स्पिरिट ऑफ मॉडर्निटी यूनिवर्सल है, सारी कोई भी कम्युनिटी हो वो उसको एक्सेस कर सकती है, ये ह्यूमन पोजीशन है, ह्यूमैनिटी का ये पोजीशन है। तो मुस्लिम जब डोमिनेंट थे मुसलमान, तो उन्होंने भी मॉडर्निटी को एक्चुअलाइज किया। एंड उसके बहुत सी मतलब एग्जांपल दे सकता हूँ, मदरसा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट है वगैरह। तो स्पिरिट ऑफ मॉडर्निटी यूनिवर्सल है, एवरी community can access it. So in this way, there is no conflict between Islam and modernity, the spirit of modernity. Right. लेकिन इसमें the fact of modernity, मतलब या the application of modernity, ये local है। जिस modernity के जब हम कहते हैं ना कि Islam is against modernity, या ये arguments जब हम कहते हैं, तो इसमें हम वेस्टर्न मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं, जो कि एक एप्लीकेशन है, ये लोकल है, ये वेस्ट में एक्चुअलाइज हुई है, एंड वी आर सपोज टू निगोशिएट a particular application of modernity, and that is where the problem is. I think fine, We like I need said, modernity, it has to be more indigenous essentially. exactly, you've summarized it well, कि हमें जिस तरह से पास्ट में मॉडर्निटीज, बाकी साइडीज ने भी मॉडर्निटी को एक्चुअलाइज किया, हमें स्पिरिट ऑफ मॉडर्निटी को एक्चुअलाइज करना है अपने अंदाज से। लेकिन किसी दूसरे एप्लीकेशन को हमें अगर हम पर फोर्सफुली इम्पोज हो जाए, तो यहाँ पे वो मसला बनता है। यहाँ पे वो जो इक्वल Conflict create करता है। डायलॉग होता है वो सही तरह से नहीं हो पाता। So this is my 2 cents on Makes sense. We're going to wrap this up. I want to ask you one question though. You said something very interesting towards the end. And before I actually go there, मैं यहाँ पर in the spirit of continuing this conversation, I would like to challenge, not challenge,
रिक्वेस्ट चैलेंज। बट चैलेंज, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर चैलेंजेस आर अ थिंग। आई वांट टू चैलेंज Eon podcast boys, Junaid Akram and pro Pakistani, how does it work podcast के वो पाकिस्तान की मॉडर्न आइडेंटिटी के ऊपर कोई डायलॉग करें। और आई होप कि वो इसको, मैं वैसे सबको इंडिविजुअली भेजूंगा अभी कि भाई ये मैंने आपको चैलेंज किया है, चलें करें, जस्ट सो दैट एक डायलॉग स्टार्ट हो। मे बी वी कैन यूज द प्लेटफॉर्म्स दैट वी हैव टू एक्चुअली start having this conversation. Different people can have different opinions, and then the viewer can benefit from that. But I also want to understand, you said something very interesting, you bring in multiple sets of speakers and you take meta topics, right? So प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होती है कि जी हम टॉपिक ये उठाते हैं कि खवातीन के ड्रेस, कंजर्वेटिव लिबरल लड़ो आपस में, राइट? रादर देन सेइंग harassment against women, how do we stop it, how do you propose to stop it, how do you propose to stop it, right? So both want to stop it, rather than creating a topic which is जिसमें दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है, आप ऐसा करेंगे जिसमें दोनों की एग्रीमेंट है, उनके वेज फर्क होंगे। बट देन सो आई व्हाइल यू वर सेइंग दैट, आई वाज थिंकिंग, आई वाज लाइक ये बड़ा मजे का मॉडल है डिजिटल के ऊपर, अब मैं फाइनली ये कर भी सकता हूँ। देन सडनली आई वाज लाइक यार मैं बुलाऊंगा किसको? लाइक हु इज इट? डू यू डू वी हैव इनफ स्पीकर्स अराउंड डिफरेंट एरियाज जिसमें एक्सपर्टीज हो, जिसमें पीपल कैन आर्ग्यू based on very specific, क्योंकि you got a lot of internet famous people जो पूरी दुनिया में ऐसा तो हो रहा है ना कि you get a bunch of internet famous people with different sides and it's just a views extravaganza, right? कि and modern day में बड़े इमर्ज किए, चाहे वो लिबरल साइड पे हो, चाहे वो कंजर्वेटिव साइड पे हो, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। बट इफ यू रियली सिट डाउन एंड थिंक अबाउट द एकेडमिक बैकग्राउंड, वो क्वेश्चनेबल है, राइट? कि वो बात जो कर रहे हैं, इज इट रूटेड in data and in logic and in research? And so do you think कि we're at a point where we do have, or rather इसको मैं इस तरह से प्लान करता हूँ सवाल को, do you think one of the reasons why we lack dialogue is because हमारे पास इस वक्त इतने थॉट लीडर्स ही इमर्ज नहीं किए हुए इतने इस स्पेस के अंदर, जो कि कॉन्फिडेंटली, क्योंकि कॉन्फिडेंस का या नॉलेज का एक तकाजा ये भी होता है कि जितना मेरे हिसाब से ना, वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट है कि द रीजन व्हाई एवरीबॉडी इज सो क्रेजी इज बिकॉज दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ नॉलेज ऑफ अ सर्टेन थिंग, एंड सो देर टू कॉन्फिडेंट एंड टू इमोशनल अबाउट इट, वेयर एज जो ट्रूली विजडमस बंदा होता है ना, वो बड़े सुकून में बैठता है। वो आप पुराने स्कॉलर्स को जब भी देखें या दुनिया के स्कॉलर्स को देखें, तो वो बड़े सुकून में आते हैं। आप उनसे टेढ़ा मेढ़ा हर किस्म का सवाल पूछें, वो बड़े तहम्मुल मिजाजी से जवाब देते हैं, राइट? वेयर एज योर एवरेज स्मॉल टाउन मॉस्क का जो वो है, वो आप उससे कोई सवाल कंफ्यूजिंग सा पूछें तो वो तब जाएगा आपके ऊपर। इट्स अ लॉट ऑफ इट इज हिज ओन इनसिक्योरिटी ऑफ नॉट नोइंग, हैविंग इनफ नॉलेज। In that context, do you think we right now, the reason why dialogue doesn't exist is because we don't have enough people who have the knowledge of their own sort of whatever they champion? हाँ, मेरे नज़दीक तो यही है कि आई थिंक अब मेरा खुद का अपना प्रोजेक्ट ये है कि मैं पाकिस्तान में प्रोफेसर हलाक और प्रोफेसर ताहा अब्दुर्रहमान, इन दोनों की फ़िलासफ़ीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। अभी मैंने जो मॉडर्निटी पे वो डिस्टिंक्शन बताई, स्पिरिट एंड फैक्ट या एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्निटी, दिस एक्चुअली गोज बैक टू ताहा अब्दुर्रहमान, जो अभी भी जिंदा है। ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द फोरमोस्ट मुस्लिम थिंकर्स अलाइव। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में उनकी फ़िलासफ़ी आम हो, जिस तरह कहाँ से से कुछ। हैं वो ओरिजिनली? ही इज़ फ्रॉम मोरक्को। Right. मैंने जो जाबरी का नाम लिया, वो मोरक्कन मॉडर्निस्ट जो थे, ये उनके जूनियर थे, ये एक ही यूनिवर्सिटी में थे। तो इट्स वेरी Interesting. इंटरेस्टिंग कि ही इज़ टेकन अ डिफरेंट टर्न। लेकिन अभी वो एक चेंज आया है, मुस्लिम वर्ल्ड में वो थिंकिंग का चेंज थोड़ा आया सा है। मुझे बताएंगे व्हाट्स हिज फिलॉसफी एंड व्हाट इज ही तो चैंपियन? अम, तो बेसिकली वो मॉडर्निटी को रिफॉर्म करना चाह रहे हैं कि वेस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, right? तो वो कहते हैं कि द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज कि लैक ऑफ एथिक्स। अगर हम नेचर को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो वी सी लैक ऑफ एथिक्स। मेरे पास, नाउ दैट आई हैव मेंशन्ड नेचर, मेरे पास ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, इट्स कॉल्ड द अनइनहैबिटेबल अर्थ। राइट। और मतलब दिस इज अ वेरी स्कैरी रीड। ये इसमें it almost seems like by 2100 planet Earth would not be very stable. तो नेचर को जिस तरह से हमने, और ये बात है, ये नेचर की तबाही जो हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह, दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी, राइट। जो कि बहुत प्रेवलेंट है वेस्ट में। उनकी फिलोसफी, एनलाइटमेंट एरा में फिलोसफर्स ने जिस तरह से नेचर को अंडरस्टैंड किया कि ये तो बस दिस इज लाइक ए यूटिलिटी दैट हैज टू बी एक्सप्लॉइटेड, और इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आज के ज़माने में हम उसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, बाय द वे, व्हिच इन अदर वर्ड्स इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। राइट। तो
we are moving towards almost like an apocalypse in the truest sense. तो खैर तहाब रहमान की फ़िलासफ़ी के नेचर, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो हम उसको डील करते हैं तो एथिक्स इज मिसिंग. हम्म, तो उनका एक कोट है कि देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी विदाउट एथिक्स, ये उनका मतलब टैगलाइन है. तो उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं. आई मीन रिसेंटली ही हैज़ बीन पब्लिशिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. तो मैं चाहता हूँ कि उनकी वो फिलोसफी आ जाए यहाँ पे, ताकि हम मुसलमान पाकिस्तानीज हम मुस्लिम मॉडर्निटी को आर्टिकुलेट कर पाएँ. और दैट विल बी अ गुड कंट्रीब्यूशन टू द काइंड ऑफ डिस्कशन दैट वी हैड ऑन पाकिस्तानी आइडेंटिटी. हाँ. makes a lot of sense. Sher, thank you so much for coming in. It's always enlightening talking to you. Most importantly, generally ना मैं podcast का जो flavor बनाना चाहता हूँ वो मैं conversational बनाना चाहता हूँ. So thank you for engaging with me as well. मुझे पता है फिर से comment section में लोगों ने आगे कहना है कि हमने शेरशाह को सुनना था, आपने इतना ज़्यादा क्यों बोला? But I try not to make it an interview. Otherwise, it's just, so thank you for engaging and Yeah, doing that. नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. So thank you. You've changed my perspective on, at least importantly when it comes to the point of Pakistan. Right. So and it is always nice to talk to you. Or Likewise. the reason that a lot of people know me, so I'm happy. Thank you so much. थैंक यू so much शेरशाह एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग्स दैट वी स्पोकन अबाउट. देयर जस्ट ओपिनियंस एटलीस्ट. मेरे एंड पे ओपिनियंस है. शेरशाह पढ़ा लिखा आदमी है, वो तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों को फैक्ट पे कर रहा है. तो अगर आपने डिसएग्री भी करना है, आप फैक्ट को फैक्ट से डिसएग्री करें, उसकी थॉट बताएं, उसका एनालिसिस बताएं. गालियाँ शालियाँ ना दीजिएगा. मैं ज़्यादा ना मैं थिन सी स्किन है मेरी. वीक सा आदमी हूँ मैं. मैं कोई ज़्यादा ना वो नहीं करता कि यार हक की खातिर मैं निकल जाऊँगा. So please engage nicely. But anyways, I'd love to hear your thoughts. This was Sayyid Muzamil Hasan Zedi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.